श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। यमन साहू, इनका सवाल ऐसा है कि भाषण देने के पहले वार्म अप होना आवश्यक है क्या? जैसे हम कोई खेल खेलते हैं, कोई भी खेल की शुरुआत करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं तो वार्म अप होते हैं, और वो वार्म अप करने के कारण में हमारे शरीर में एड्रेनलिन का प्रमाण बढ़ता है और उसका फायदा हमें खेल में मिलता है, दौड़ने में मिलता है, बाकी एक्टिविटीज में मिलता है। शायद इसलिए यह सवाल इन्होंने पूछा। अब मैंने कभी जिंदगी में तो ऐसा सोचा नहीं कि वार्म अप करने की आवश्यकता है क्या। मैं आपको उल्टी बात कह रहा था। मैं आपको कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए, तरोताजा हो जाइए, फ्रेश हो जाइए। आपको वार्म अप करने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, नींद से बाहर आ जाइए। आप नींद की अवस्था में हो, आधी नींद की अवस्था में आप भाषण के लिए खड़े हो जाओ तो यह ठीक नहीं होगा। लेकिन वार्म अप की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी सांस फूलनी नहीं चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि भाषण ये अलग परफॉर्मेंस है। ये खेल से अलग परफॉर्मेंस है, दौड़ने से अलग परफॉर्मेंस है। आपका शरीर इसमें ज्यादा नहीं खिलता है, आपकी आवाज और उसके साथ में आपकी बॉडी लैंग्वेज जो एक नॉर्मल सी, मर्यादित सी होती है। तो इसलिए आपने ये सवाल पूछा, इसलिए मेरे दिमाग में पहली बार मैंने सोचा कि मैंने जब से भाषण सीखा, पहली बार से बोलना शुरू किया, तब से मैंने कभी वार्म अप किया क्या? या फिर मैंने कई लोगों को भाषण देना सिखाया है, कई लोग मेरे साथ में, हम साथ में भाषण देना सीखे हैं, उनमें से कोई वार्म अप करता क्या? तो आज तक तो किसी ने वार्म अप करने की बात मुझे मालूम नहीं। मैं तो नहीं करता हूं, मैंने कभी सिखाया भी नहीं। मेरा कोई वक्ता पहले वार्म अप करने की कोशिश भी नहीं करता। इसकी कोई आवश्यकता भी है ऐसा मुझे नहीं लगता है। वार्म अप क्यों किया जाता है, उसके पीछे के कारण क्या है, यह भी मुझे अच्छे ढंग से पता है, और उसके कारण क्या परिणाम होते हैं यह भी मुझे अच्छे ढंग से पता है। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि वार्म अप की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बढ़िया से फ्रेश रहिए, तरोताजा रहिए, रिलैक्स रहिए और फिर भाषण की शुरुआत कीजिए। सेकंड, ये टॉपिक हमने थोड़ा सा लिया है, पर ये ना पहले उन्होंने सवाल पूछा था कि भाषण में कॉमेडी करना जरूरी है क्या? अनिल वारे इन्होंने सवाल पूछा है कि भाषण में कॉमेडी करना आवश्यक है क्या। देखिए, कॉमेडी हमारे जीवन का हिस्सा है। हंसना, खेलना ये जीवन के हिस्से हैं। रोना भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन हंसना तो बहुत अच्छी चीज है। इसलिए भाषण में अगर कोई कॉमेडी होती है, बीच में लोग थोड़ा सा हंस देते हैं, यह तो अच्छी बात है। फिर अभी मैं आपके सामने जो टेक्निकल बातें रखने वाला हूं, बहुत विस्तार से ये सब बातें आएगी। तब कॉमेडी का क्या महत्व हो सकता है, किस हद तक महत्व हो सकता है, यह भी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अब कॉमेडी करने के लिए, कॉमेडी में दो चीजें हैं। आप एक विषय लोगों तक पहुंचा रहे हो, प्रभावी ढंग से लोगों तक विषय पहुंचा रहे हो, सीरियस विषय है, और थोड़ा सा इस सीरियस विषय में लोगों को लाइट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए एक आधी कॉमेडी हो रही है, तो यह भाषण का प्रभाव बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। लेकिन आपके एक घंटे के भाषण में आप बार बार लोगों को हंसा रहे हो और लोग हंस भी रहे, तो आपका भाषण ही कॉमेडी हो गया। और मैं आपको अभी कह दूं, बाद में तो मैं टेक्निकल बातें जब आपके सामने रखने वाला हूं, तब तो यह बात बहुत विस्तार से लेने वाला हूं। एक बार आप कॉमेडी वाले वक्ता हो, यह आपकी इमेज बनी कि वक्ता कर कर आप खत्म हो गए हो।
फिर आप कोई भी प्रभाव पब्लिक पर नहीं डाल पाते हो, फिर आप केवल जोकर बनकर रह जाते हो। फिर आगे चलकर तो यह होता है कि आप खड़े रहते ही लोग हंसना शुरू कर देते हैं, आपके बोलने के पहले हंसना शुरू हो जाता है। और जोकर्स को कोई मैं बहुत अच्छा, कम से कम वक्तृत्व के स्टेज में, भाषण कला के क्षेत्र में अच्छा नहीं मानता हूं। हाँ, मनोरंजन के क्षेत्र में अच्छा है, लेकिन भाषण ये मनोरंजन की कला नहीं मैं मानता हूं। इसका कोई खास प्रयोजन है। अब कॉमेडी कैसी करनी चाहिए? जैसे आचार्य रजनीश की आदत होती थी। आचार्य रजनीश तो बहुत अच्छे वक्ता है, मैंने उनके कई भाषण सुने हैं, कंपलसरी सुने हैं। यानी पुणे के उनके आश्रम में करीबन 4 महीने में जाता था, रोज दिन में कम से कम मिनिमम 2 और 3 या 3 भाषण सुनता था। शायद उसके पहले बैठकर इतने भाषण सुनना संभव ही नहीं था। रात का जो भाषण होता था वो ऑडियो भाषण नहीं होता था, वीडियो होता था। अमेरिका में ओरेगॉन सिटी में जो शूट किए थे वो भाषण बताए जाते थे। वो इतना अच्छा वीडियो शूटिंग था उस जमाने का कि आचार्य रजनीश का बाल बाल दिखता था, मूछ का बाल तक दिखता था, क्लियर कट दिखता था। इतना अच्छा शूटिंग था, आवाज भी बहुत अच्छे ढंग से रिकॉर्डिंग हुई थी। और बाकी उनके 2 कम से कम या फिर 1 ऑडियो भाषण सुनता था। वो कई बार उनका भाषण खत्म होने के बाद नाउ इट्स अ लाफिंग टाइम कर कर वो एक किस्सा सुनाते थे, चुटकुला, मुल्ला नसरुद्दीन का। और मुझे हमेशा ये भाषण का इंपैक्ट कम करने वाली बात लगती थी। इतना अच्छा वक्ता है, इतना अच्छा प्रभाव भाषण का निर्माण हुआ। अब मुझ पर कैसा प्रभाव हुआ है तो मैं जब विस्तार से आचार्य रजनीश पर बोलूंगा, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश, ओशो रजनीश, इन पर बोलूंगा तब तो सब बातें आएगी। लेकिन तब भी मुझे ये बात, ये जो आखिरी का मुल्ला नसरुद्दीन वाला या इस ढंग का कोई चुटकुला वो जोड़ देते, मुझे अखड़ता। वो भाषण का प्रभाव कम करने वाली मुझे चीज लगती। यानी अभी आपने जो 1 घंटा भाषण दिया है उसमें आपने लोगों को बोर किया है और अब उनको हंसा रहे हो, इस ढंग से कुछ तो भी उसका इंपैक्ट आता था, जबकि वो बात सही नहीं थी। तो आप कॉमेडी किस ढंग से कर रहे हो? खींच तान कर कोई किस्सा सुना रहे हो, या अपने विषय को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही विषय की कोई बात आप इस ढंग से कह रहे हो कि लोग हंस रहे हैं। मैंने हमेशा अपने भाषणों में मैं लोगों को हंसाते आया। 3 घंटे का भाषण है तो उसमें कम से कम 2-4 बार तो मैं लोगों को हंसाता हूं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा कॉमेडी ना हो ये भी मैं देखता हूं। लेकिन ये कॉमेडी के लिए मैं कोई भी बात, एडिशनल किस्सा, कहानी नहीं सुनाता हूं। मेरे ही विषय के अनुसार इस ढंग से बात रखता हूं, इस ढंग से उसका टाइमिंग अरेंज करता हूं कि लोग हंस देते हैं। इसलिए मेरा विषय आगे ले जाने के लिए भी उसकी मदद होती है। ना ही मैं अपने विषय से डेविएट होता हूं और लोगों को एक हल्का फुल्का अवसर भी मिल जाता है हंसने के लिए। यह मुझे लगता है सबसे बढ़िया तरीका है। आपके भाषण में लोगों ने गंभीर भी होना चाहिए, आपके भाषण में लोगों ने इमोशंस भी महसूस करनी चाहिए, आपके भाषण में लोगों ने तार्किक दृष्टि से सोचने के लिए मजबूर भी होना चाहिए, और आपके भाषण में लोगों ने बीच में थोड़ा सा हल्का फुल्का हंस भी देना चाहिए। यह सुंदर कॉम्बिनेशन बहुत आवश्यक है। लेकिन कॉमेडी का अनुपात अगर बढ़ गया तो फिर वक्ता का जोकर बनता है। यह भी नहीं बनना चाहिए। अगर किसी के शरीर में कोई व्यंग होगा
तो वो जब भाषण दे रहे हैं तो लोग उसके तरफ देख के अपने आप हंसने लगते हैं। तो उसने गंभीर विषय पर बात करते वक्त क्या करना चाहिए? प्रशांत कामरे। प्रशांत कांबळे इनका सवाल है, अगर किसी व्यक्ति में शारीरिक व्यंग है और वो जब बात करने के लिए खड़ा होता है तो शुरुआत में ही लोग हंसना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे समय में हमने क्या करना चाहिए? देखिए, किसी में अगर शारीरिक व्यंग है तो उसके लिए तो वो जिम्मेदार नहीं है। हाँ, एक्सीडेंट हुआ हो तो भी वो जिम्मेदार नहीं है। तो सबसे पहली बात, हमने उस बारे में सहज होना चाहिए। ठीक है, जो है सो है। और जब लोग हंसना शुरू कर देते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि उनके हंसने की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देने का, उनके हंसने का हम पर परिणाम नहीं होने देने का, और हमें जो बात कहनी है वो बात बिल्कुल सीरियसली हमको जो कहनी है, जिस ढंग से कहनी है उसकी शुरुआत कर देने की और बोलते रहने का। लोग कुछ ही मिनटों में, हमारे बात में अगर दम है तो कुछ ही मिनटों में लोग हंसना छोड़ देंगे और उस बात की तरफ ध्यान देंगे। या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है, जैसा मैंने कहा कि भाई मेरा बटन टूटा हुआ है, किसी के पान का दाग, पान खाकर थूकने के बाद का दाग मेरे शर्ट को लगा है, लोगों को दिख रहा है, भद्दा दिख रहा है, लेकिन अभी मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो ऐसे समय में मैं शुरुआत में ही उसका जिक्र करता हूं, लोगों को कहता हूं इस कारण ये दाग गिरा है, मैं बदल नहीं सकता, मेरे पास दूसरा शर्ट भी नहीं है, बदलना भी संभव नहीं, आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी समय बर्बाद होगा, आप भी उस तरफ ध्यान मत दीजिए, मैं भी उस तरफ ध्यान नहीं दूंगा, जो बातें मुझे आपसे कहनी है उस तरफ आप ध्यान दीजिए। ऐसा कहकर मैं अपनी बात शुरू करता हूं और लोग उसमें साथ में जुड़ जाते हैं, उसमें पूरी तरह से एनग्रॉस हो जाते हैं। यह दूसरा भी तरीका हो सकता है कि आप आधे एक मिनट में आपका जो भी व्यंग है उसके बारे में कह दे, भाई ठीक है, ऐसा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मेरे हिस्से में तो आया है और इसके साथ तो मुझे जीना पड़ेगा। तो आप भी, मैं भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता हूं, आप भी उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, जो बात मुझे बहुत महत्व की आप तक पहुंचानी है उस बात की तरफ आप ध्यान दीजिए, मैं भी उसी बात पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं, ऐसा कहकर शुरुआत कीजिए। यानी दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके में आप बहुत रिलैक्स, लोग हंस रहे इसका आप पर कोई परिणाम नहीं हो रहा है, पहले आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो और सीधे अपने बात की शुरुआत कर रहे हो, और दूसरा तरीका उसका आप जिक्र कर रहे हो, उसके पीछे का कारण भी बता रहे हो, और फिर कह रहे हो कि मैं उस तरफ ध्यान नहीं देता हूं, जो भी है आप भी मत दीजिए, मुझे जो इंपॉर्टेंट बात कहनी है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए और अपनी बात शुरुआत कीजिए। ये दोनों तरीके बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं। अब आप एक समय में एक तरीका, दूसरे समय में दूसरा तरीका भी उपयोग में ला सकते हो, या फिर दो में से कोई भी एक तरीका अमल में ला सकते हो, लेकिन लोगों के हंसने का आप पर कोई भी परिणाम नहीं होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? जीवन की सच्चाई है, जिनको हंसना है वो हंस देंगे, चीड़ना भी नहीं है हमें, या फिर हमारे मुंह से ऐसा भी नहीं निकलना चाहिए कि क्या मेरे हिस्से में ऐसा है और आप हंस रहे हो, आपको कोई इंसानियत है कि नहीं, शर्म है कि नहीं, यह भी बात नहीं होनी चाहिए। आप भी उस बात को एक हद से महत्व मत दो, तो लोग भी उस बात को एक हद से ज्यादा महत्व नहीं देंगे। मुझे लगता है इस ढंग से इसको टैकल किया जा सकता है। आगे बाल अगर झड़ रहे हो तो भाषण देते वक्त का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है क्या? आपका क्या एक्सपीरियंस? और हेयरफॉल कम करने के लिए कोई तरीका है क्या? यमन साहब।
यमन साहू इन्होंने सवाल पूछा कि अगर बाल झड़ रहे हो तो उसका भाषण देने पर कोई असर होता है क्या? कम बाल होने का आपका क्या अनुभव है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और उसके साथ में आपने ये भी पूछा कि क्या ये बाल झड़ना कम करना संभव है। यानी दो हिस्से हो गए। देखिए, मैं जब बोलना सीखा, मेरी उम्र के 20-21 साल, 22 साल, तो 21-22 साल में मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे। यानी मेरे उम्र के लड़कों को जितने बाल होते थे उनसे कम ही बाल थे। अब देखिए, उस जमाने में हम जवान होते हैं, हमें लड़कियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति आकर्षण भी होता है। और मेरे जमाने में तो बालों को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन मुझे यह कभी दिक्कत महसूस नहीं हुई। उसके पीछे का शायद कारण यह है सबसे पहली बात, मैंने अपने उम्र के 20-21-22 साल में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया। अब ये बड़ी बड़ी वैचारिक बातें लोगों के सामने बोलते वक्त लोगों को लगता था ये छोटा सा लड़का 20-22 साल का, ये हमको सुना रहा है। तो मेरे बाल कम होने का फायदा उल्टा मिलता था मुझे। यानी हमारे समाज में बाल कम होने के बाद में आकर्षण कम लगना ये हो सकता है, लेकिन दूसरी ये भी मान्यता है कि जिसके बाल कम होते हैं वो बुद्धिमान है। तो मैं उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता था। चलो, कम से कम बाल कम है तो लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि इसकी उम्र एकदम कम है, इतनी बड़ी बड़ी बातें ये क्या कर रहा है। तो इस ढंग से मैंने उस बात को लिया। मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, डॉक्टर है, डॉक्टर उल्लास जाजू मेरे बड़े भाई है। तो उन्होंने शुरुआत में मुझसे कह दिया था, एमडी है मेडिसिन में, प्रोफेसर है वो सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने वो मेरे से 1 साल बड़े, शुरुआत में कह दिया था, शामराव तेरे बाल तो जा रहे हैं और ये जाने वाले तू रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हेरिडिटरी कुछ चीजें हमें आती है। जैसे माँ बाप की संपत्ति आई, जमीन आई तेरे हिस्से में, वैसे बाप के बाल भी आए। तो ये हेरिडिटरी है, उसकी फिक्र नहीं करने का और उसको बढ़ाने की कोशिश भी मत करने का। ये तेल वो तेल वगैरह 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 ऐसा कुछ मत ट्राई कर। तो मैंने अपने जिंदगी में कभी अपने बाल झड़ने कम हो, वो बचाए, ऐसा कोई ट्राई कभी नहीं किया। और सही में कहता हूं कि मेरे बाल कम होने का मुझे कभी भी, ना ही मेरे व्यक्तित्व पर कोई उसका नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, या फिर मेरे व्यक्तित्व में कुछ कमी है, शारीरिक कुछ आकर्षण में कमी है, ऐसा मुझे कभी लगा, ना ही कभी ऐसा महसूस हुआ। बाल कम होने के मुझे फायदे ही लगे और वो फायदे मुझे हमेशा जिंदगी में मिलते रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बाल कम है इसलिए मैं बहुत अच्छा नहीं दिखता हूं, इस कारण मेरे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, तो फिर उसके बुरे परिणाम आपके शरीर पर होने वाले हैं, मन पर होने वाले हैं, आपके कॉन्फिडेंस पर होने वाले हैं। लेकिन ये कभी हुए नहीं, क्योंकि जब से मुझे समझ प्राप्त हुई मेरे जीवन के उद्देश्य कुछ अलग रहे। हालांकि मैं अपने कॉलेज का हीरो था, सभी अर्थों सबसे ज्यादा एक्टिव लड़का था, ड्रामा से लेकर हर जगह अपने आप को साबित करता था। लेकिन इसके बावजूद मेरे बालों के कारण मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई। रहा सवाल भाषण के क्षेत्र में, तो उसका उल्टा मुझे फायदा मिलते गया। कम उम्र में जो बड़ी बड़ी बातें मैं लोगों के सामने रखते गया, तो वो लोग सहते भी गए और स्वीकारते भी गए। और मुझे लगता है उसमें बालों का भी थोड़ा सा हिस्सा होना चाहिए, कम बाल होने का। तो ये तो कोई अड़चन की बात नहीं है।
मैंने पहले ही कहा कि आपकी शारीरिक कोई भी कमी आपके भाषण कला के आड़े नहीं आती। ना आपकी ऊंचाई आड़े आती, ना आपका जाड़ापन आड़ा आता, ना आपका दुबलापन आड़ा आता। आप किस ढंग से अपनी बात रख रहे हो, आप अपनी बात के बारे में कितना कॉन्फिडेंट हो, आपके विचार कितने समृद्ध है, बस इसी का लोगों पर इंपैक्ट आता है। वैसे ही आपके बाल का भी कोई निगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आता है। समझो मुझे ज्यादा बाल होते तो क्या लोगों ने मेरे भाषण एक्सेप्ट नहीं किए होते? अब अटल बिहारी वाजपेयी को तो बुढ़ापे तक बहुत अच्छे बाल थे, तो क्या उनका भाषण लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया? तो बाल होने के बाद भी लोग भाषण तो एक्सेप्ट करते, अगर उस भाषण में दम है तो। इसलिए उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। यह रहा अपने भाषण कला के क्षेत्र की बात। अब इसमें आपने दूसरा भी सवाल पूछा है, क्या बाल बढ़ाने के लिए कुछ किया जा सकता है? अब वो मेरा क्षेत्र है अभ्यास का, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि बाल झड़ने में जैसे हेरिडिटरी एक बड़ा हिस्सा है, उसी ढंग से आपका टेंशन और एंजाइटी लेने की क्षमता भी महत्व का रोल प्ले करती है। अगर आपके जीवन में किसी कारणवश टेंशन बढ़ा है, एंजाइटी बढ़ी है, बहुत चिंता बढ़ी है, तो आपके बाल झड़ना शुरू हो जाता है, या फिर पहले से थोड़े बहुत बाल झड़ रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बड़े पैमाने पर बाल झड़ना शुरू होता है। और रिलैक्सेशन टेक्निक, सम्मोहन जैसे टेक्निक जिसमें से हम एंजाइटी और टेंशन को कम कर सकते हैं या फिर निकाल फेंक सकते हैं, तो उसका काफी अच्छा परिणाम मिलता है। सम्मोहन प्रक्रिया के द्वारा अगर आपके बाल एंजाइटी और टेंशन के कारण झड़ते हैं, उसमें हेरिडिटरी का हिस्सा कम है, तो सम्मोहन प्रक्रिया में जो सजेशन आप अपने आप को बालों के बारे में देते हो, उसके भी अच्छे परिणाम, पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। कई उदाहरण मैंने देखे। मैंने तो कभी बाल बढ़ने के लिए कभी कोई सजेशन नहीं दिया, क्योंकि मेरे मित्र ने, डॉक्टर ने कह दिया था और मैंने कभी उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन मेरे कई स्टूडेंट्स ने प्रयोग किए। नागपुर के एक सी कोर्स की मैं आपको बात बताऊंगा। मेरा पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस नाम का एक कोर्स होता है, उसको हम ए कोर्स कहते हैं, जो प्राथमिक कोर्स होता है। वो पहले 4 या 5 दिन का होता था। दूसरा बी कोर्स होता है, इन डेप्थ कोर्स होता है, वो 5 दिन का होता है। और फिर हिप्नोथेरेपिस्ट कोर्स होता है जो 30 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। तो नागपुर में ये जो 30 डेज का कोर्स चल रहा था, उसमें करीबन 55 के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स थे और बाकी लोग थे। अब उसमें देखिए, एक तरफ 50 के ऊपर, 55 के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स है, और दूसरी तरफ ऐसे कुछ लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनमें एक डॉक्टर के ही रिकमेंडेशन के आधार पर एक व्यक्ति को मैंने प्रवेश दिया था जो केवल 10वीं क्लास पढ़ा था, और डॉक्टरों के हॉस्पिटल में जाकर बहुत अच्छे ढंग से तेल मालिश करता था, इसलिए डॉक्टर लोग उसको महत्व भी देते थे। वो सी कोर्स में आया था। सी कोर्स महीने भर का होता है, लेकिन 2-3 महीने में खत्म होता है, लगातार तो नहीं चलता है। और फिर इतने बिजी डॉक्टर्स को समय निकालना है, तो नेचुरली 7 दिन, 7 फिर गैप, फिर 7 दिन, इस ढंग से वो हुआ। तो सी कोर्स खत्म होने के दिन वो आदमी खड़ा रहा, तेल मालिश वाला। बोले इतने 70-80 लोग हैं, तो मानव साहब का तो मेरी तरफ ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन बोले इन डॉक्टरों के साथ में पहले दिन से बैठ रहा हूं। जब ये सी कोर्स की सब बातें मैं सीखते गया, तो मैंने अपने आप को बाल काले होने के और बाल बढ़ने के सजेशन दिए, और उसने सब डॉक्टरों को अपने बाल बताया। सबने उन्होंने चेक किए, देखो बोले मेरे नेचुरल बाल है। मैं जब पहली बार आया था सी कोर्स को, तब मेरे बाल सफेद हुए थे, मैक्सिमम बाल सफेद हुए थे। उसकी उम्र 60 के ऊपर थी।
और मेरे बाल भी बहुत कम थे। अब इतने 3, 3.5, 4 महीने में मेरे बाल भी बढ़ गए और बाल भी काले हो गए, और उसने सबको बताया। अब ये उदाहरण सभी डॉक्टरों ने चेक किया है। मुझे भी बहुत अचरज लगा, क्योंकि मेरा डॉक्टर बड़ा भाई मुझसे कहता है कि भाई ये बाल के झंझट में तू मत गिर, मत पड़, ये बाल तो जाने ही वाले, हेरिडिटरी है, उसके बारे में कभी चिंता मत कर। और यहां मेरा एक स्टूडेंट मुझसे कह रहा था कि एट द एज ऑफ 60 उसने अपने आप को सजेशन दिए, बाल काले भी हुए और बाल का प्रमाण भी बहुत बड़ा, जो सबने चेक किया। उसके बाद में मैंने ये बात मेरे सी कोर्स में, बी कोर्स में कहनी शुरू की, और काफ़ी स्टूडेंट्स, खास कर स्त्री स्टूडेंट्स ने ये बात आकर कही कि सर सजेशन के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन फिर मैं बात दोहराऊं, बाल बढ़ने के लिए तभी परिणाम मिलेंगे आपको, ये साइकोलॉजिकल परिणाम, जब उसके पीछे हेरिडिटरी का हिस्सा कम हो और एंजाइटी और टेंशन और चिंता के कारण आपके बाल ज़्यादा झड़ते हो, तो फिर वहाँ साइकोलॉजिकल ये जो ट्रीटमेंट्स है, एंजाइटी टेंशन कम करना और सजेशन देना ट्रांस की अवस्था में, उसके ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे। फिर कुछ इस ढंग के तेल भी होते हैं, ऑयल भी होते हैं, जिस कारण इसको मदद मिलती है। तो उसका भी सिलेक्शन आपने बहुत अच्छे ढंग से सोच समझ कर, केवल जाहिरात पर, एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड न रहकर अगर आप करें तो उसके भी आपको फायदे मिल सकते हैं। लेकिन सही में बाल बढ़ाने की आवश्यकता है? मुझे लगता है पुरुष को तो ये सुविधा है कि इसकी चिंता न करने की, यानी पुरुष अगर इसकी चिंता नहीं करता है तो उसको कुछ बिगड़ता नहीं है। फिर भी आपको सोचना है। अपने से पहले, आपके पहले अगर किसी वक्ता ने भाषण दिया है और उन्होंने कोई विरोधी बातें की है तो उसका हमारे मन पे एक प्रभाव हो जाता है, तो उस प्रभाव से कैसे बचे? जयपाल सिंह कबीरपंथी। जयपाल सिंह कबीरपंथी, इनका सवाल है कि हमारे पहले किसी वक्ता ने भाषण दिया और उसने जो कुछ बातें कही उसका हम पर परिणाम हुआ, तो फिर क्या करें? शुरुआत में शायद ऐसा हो सकता है कि हम सीजन्ड वक्ता बनने के हैं, अगर हमें अभी तक हम बहुत अच्छे वक्ता है ऐसा अंदर से महसूस नहीं होता है, अंदर से फील नहीं होता है, तो शायद दूसरे का भाषण अच्छा होने के बाद में हम थोड़ा विचलित होते हैं, उसका भी हम पर प्रभाव होता है। और जो विचार हम रख रहे हैं उसके बारे में अगर हमें बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमें ऐसा लगेगा कि अभी लोगों ने तो उनके विचार स्वीकार लिए, उनके आगे मैं अलग विचार रखूंगा तो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा हमें शुरुआत में लग सकता है। लेकिन जब हमें हमारे विचारों के बारे में पूरा कॉन्फिडेंस है, अपने वक्तृत्व शैली के बारे में पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं जो हूं वक्ता कर कर उसके बारे में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, तो हमारे पहले किसी भी वक्ता ने वे कितना भी प्रभावी ढंग से बोले, कोई भी बात बोले, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं आता है, ना ही उसका कोई प्रभाव हमारे मन पर हमने होने देना चाहिए। ये धीरे धीरे हम सीख जाते हैं। अब मुझ जैसे वक्ता को तो बहुत अलग अलग ढंग की चीजें जीवन में फेस करनी पड़ी। मैं 2-3 उदाहरण इसके लिए दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि मेरे जैसा वक्ता जब जाता है कोई नए गांव में बोलने के लिए, तो मेरे विचार जो कुछ है उसके बारे में काफी लोगों की अलग अलग धारणाएं होती है। खास कर अंधविश्वास के क्षेत्र में मैं जो बोलता हूं उसके बारे में अलग अलग धारणाएं होती है, अलग अलग गलतफहमियां भी होती है। और कई बार वहां की बहुत महत्व की व्यक्ति, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, किसी बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल हो, वहां के बहुत बड़े विचारवंत जिनको कहा जाता है, थिंकर कहा जाता है, ऐसे कोई हो,
या फिर वहां के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, मंत्री हो, और वो मेरे पहले अगर कोई बात कह दे तो ऐसी बात कह दे कि जिसे काटना, और ये बात सच नहीं है, लोगों के सामने रखना मेरा कर्तव्य है, तो फिर कैसा करे? ये इंटेलिजेंट काम है। मैं हमेशा ये देखता हूं कि सामने के व्यक्ति का अपमान ना हो। अगर उसने गुड फेथ में बात कही है, अपने विचार कर ये बात रखी है, जैसा नागपुर में हमारे बाबूजी का एक कार्यक्रम था, उमेश जी चौबे का, वो मेरे संगठन के कार्याध्यक्ष भी थे इसलिए कह रहा हूं कि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। और उस कार्यक्रम में एक बहुत बड़े जज को बुलाया था, जो हाईकोर्ट जज थे, और उन्होंने एक सिंपल सी बात कही कि ये श्रद्धा अंधश्रद्धा फर्क होता है। बहुत प्राथमिक बातें उन्होंने समझाई हमें, और बाद में मैं बोलने वाला था। अब इकट्ठा हुई पब्लिक अपेक्षा कर रही थी कि मानव साहब इनकी बात काटेंगे। मैंने इतने अच्छे ढंग से वो बात रखी कि ना ही वो जज नाराज हुए, ना ही कोई पब्लिक नाराज हुई, और मेरे कार्यकर्ता भी खुश हो गए कि मैंने सही बात लोगों तक पहुंचा दी। तो जैसा कि जज महोदय का अलग अलग विषयों का बहुत अध्ययन है, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन का विषय है, ये कहीं उनका अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। इसीलिए आम आदमी की जो धारणा है, उसी धारणा के आधार पर उन्होंने ये बात आपके सामने रखी है। लेकिन यूनिवर्सिटी में अध्ययन होता है, इसका मतलब ये होता है, वो होता है, और ये अगर उनका लॉ ये क्षेत्र खासियत का क्षेत्र है, उस क्षेत्र की कोई बात होती तो ये सभी बारीकियां उनके मुंह से हमको सुनने को मिलती। अब ये सोशियोलॉजी का विषय है, फिलोसॉफी का विषय है, इसकी बारीकियां उनको पता होनी चाहिए, अपेक्षित करना भी उचित नहीं है। इस ढंग से मैंने अपनी बात रखी, यानी उनको कोई दोष न देते हुए, लेकिन उनकी बात कैसी ठीक नहीं है, उसको गलत भी मैंने नहीं कहा, करेक्ट ये बात है, इस ढंग से बात को रखा। तो सब खुश आकर मेरा अभिनंदन करने लग गए कि बोले कितना कठिन बात थी, इतने बड़े जज ने सब लोगों के सामने बात कही दी थी, और आप होते हुए ऐसी बात कही थी। आप अगर चुप रहते तो उसका मतलब ऐसा था कि आप आज तक लोगों को कुछ तो भी झूठी बात बताते आए हो। अगर उनकी बात काटते तो हमेशा के लिए नाराज हो जाते, आपके दुश्मन और संगठन के दुश्मन बन जाते, और उनको तो गेस्ट कर यहां बुलाया था। बाकी लोगों का छोड़िए, उन्होंने भी मुझसे कहा, जब भाषण खत्म हुए सबके और अब हम बैठे चाय पीने के लिए, तब उन्होंने कहा, मानव साहब आपका बहुत गहरा अध्ययन है, आपने मेरी आंखें खोल दी, इस क्षेत्र में भी मैंने अध्ययन करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है, ये ध्यान में आया मेरे, धन्यवाद। यानी वो भी बिल्कुल नाराज नहीं हुए थे। तो इस तरीके से आप बात को बता सकते हो कि सामने के व्यक्ति नाराज भी ना हो, अपमानित भी ना महसूस करे, लेकिन जो बात महत्व की है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो उन्होंने रखी उसके विरोध में बात है, वो प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचे। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका कई बार ऐसा होता है कि बाकी लोगों ने जो बातें कही वो आपको काटना लाजिमी है। जैसे मुंबई में किंग जॉर्ज स्कूल में एक लायंस क्लब ने प्रोग्राम आयोजित किया था, श्रद्धा अंधश्रद्धा इस विषय पर वो बहस थी, और लायंस क्लब ने जो वक्ता बुलाए वो सबके सब वक्ता धार्मिक चीजों का समर्थन करने वाले आ गए, और मैं अकेला था अलग ढंग से बात रखने वाला।
अब ये डिलिबरेटली किया गया था, प्लान था या अननोइंगली हुआ था, ये बात अलग है। और इस परिसंवाद, इसको सिंपोजियम कहते हैं, इस सिंपोजियम के जो अध्यक्ष रखे थे वो भी एक बहुत बड़े ऐसे पंडित, संस्कृत पंडित रखे थे। वो तो पूरी तरह से बायस थे, यानी जिनको न्यायाधीश कहेंगे ऐसी कोई बात नहीं। ये जो परिसंवाद है, सिंपोजियम है, ये आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसलिए आप सुन सकते हो उसको, मराठी में है। अभी ये परिसंवाद जो है, मैंने पहले शुरुआत में प्राथमिक बात रखी, श्रद्धा क्या होती है, अंधश्रद्धा क्या होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, और बाद में मुझे जवाब भी देना था। यानी एक बार बोले और बात खत्म हो, इस ढंग का नहीं था यह परिसंवाद। जैसे हमारे यहां पुराने जमाने में चलते थे वाद विवाद, उस ढंग का था कि पहले एक पक्ष रखेगा, फिर बाद में उसके खिलाफ दूसरे पक्ष रखे जाएंगे, फिर पहला व्यक्ति फिर से उन सवालों का जवाब देगा, फिर बाकी के लोग उसकी बात काटने के लिए उनको भी अवसर मिलेगा। इस ढंग से चलने वाला था। तो पहले समय में तो मुझे बहुत कम समय दिया गया था, उसमें मैंने केवल श्रद्धा अंधश्रद्धा क्या होती है इतनी बात रखी। और उसके बाद में बड़े बड़े 3 वक्ता मुझ पर पूरी तरह से टूट पड़े। ये आदमी कितना नालायक है, इसको कोई ज्ञान कैसा नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें एक कीर्तनकार थे, नाम नहीं लूंगा मैं, आप देख सकते हो यूट्यूब। दूसरे एक पूरे महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध ऐसे वक्ता थे, धार्मिक वक्ता थे, बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते थे। और तीसरे एक उन्हीं के जैसे बहुत बड़े वक्ता थे, और व्यक्ति कर भी, धार्मिक व्यक्ति कर भी बहुत बड़े माने जाते थे। इन तीनों ने मुझे बहुत लताड़ा, इतना लताड़ा कि जितनी पब्लिक इकट्ठा हो गई थी उसमें मेरे एक मित्र की नई नई शादी हुई थी, उसकी बीबी आई थी, वो तो रोना शुरू कर दी उसने कि अब सर का क्या होगा, सब लोग उनको लताड़ रहे हैं। और फिर मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। अब यहां पर मैंने वो एटीट्यूड नहीं लिया जो मैंने अभी कहा पहले उदाहरण में। यहां पर मैंने सबको काट कर रख दिया विद चैलेंजेस कि आप बोलते हो ना मुझे अक्ल नहीं है, मेरा कोई अभ्यास नहीं है, प्रूव कीजिए ना। ये तो क्षेत्र बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर का है, चलो आइए सिद्ध करिए। यानी फिलोसॉफिकल जो बातें थी वो भी मैंने कही, और उसके साथ में उन सब की बात काटकर आह्वान सामने रखते गया, और पूरा का पूरा वातावरण बदल गया। ये परिसंवाद सुनने लायक है। यानी किस ढंग से हैंडल किया जा सकता है, किस ढंग से पूरी की पूरी एक लड़ाई जीती जा सकती है, हारी हुई लड़ाई जिसको कहा जाएगा, उसको कैसे जीती जा सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। और इतना वातावरण बदला कि जो लोग उनकी ओर से समर्थन करने के लिए आए थे वो बेचारे इतने चिढ़ गए, क्या करेंगे, हमारे लोगों में कोई दम नहीं है, इसके आगे कोई टिकता ही नहीं है। इस ढंग का पूरा पूरा वो वातावरण हुआ। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया था, उस पर आगे कोर्ट केस भी चली। कोर्ट केस में शुरुआत में मुझे 1 माह की शिक्षा भी हुई, 1 माह जेल की प्राइमरी कोर्ट में। सेशन कोर्ट में मुझे बाइज्जत बरी किया गया। आगे वो उस पर की लड़ाई रुक गई। तो आप किस ढंग से हैंडल करते हो? सामने के व्यक्ति ने कुछ भी कहा तो भी आप पर प्रभाव कब होगा? जब आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है इसके बारे में, तो प्रभाव होगा। पहले का वक्ता आपसे अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप दुनिया के सबसे बढ़िया वक्ता रहोगे इसकी क्या गारंटी, और क्यों नहीं चाहिए? आपसे कोई बेहतर वक्ता क्यों ना हो, लेकिन कोई कितना भी बड़ा वक्ता हो, सच्चाई अगर आपके साथ में है, प्रामाणिकता अगर आपके साथ में है, और आप भी ठीक ठाक वक्ता हो, तो कोई भी कितना भी प्रभावी वक्ता हो, उसके बावजूद आप आपका भाषण बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने दे सकते हो और लोगों को उनसे भी ज्यादा प्रभावित कर सकते हो। और ये मैं हमेशा करते आया हूं।
इसलिए उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो कहा उस तरफ आप ध्यान दीजिए, और सबसे पहले बाकी लोगों का प्रभाव लोगों पर क्या हुआ है इसकी चिंता न करते हुए मुझे जो कहना है मैं पूरी ताकत के साथ में, पूरे प्रभाव के साथ में कहूंगा। ये मन में ठान कर बोलना शुरू कीजिए, वो प्रभाव लोगों तक पहुंच जाता है। आपने जो कपड़ों के बारे में वक्ता के कहा, अगर हम सेल्स के लिए जा रहे हैं, सेल्स का हमारा स्पीच है, तो उसमें भी हमने वैसे ही सोचना चाहिए। समा एस नाम का है। समा एस समा समा एस नाम के चैनल ने सवाल पूछा है कि अगर हम सेल्स के लिए जा रहे हैं तो क्या हमने वैसे ही सादे कपड़े पहनने चाहिए? अब मुश्किल है। आप अगर सेल्स के लिए जा रहे हैं, आपका उद्देश्य ही अलग है, तो मुझे लगता है आपको जो उचित लगता है वो आपने करना चाहिए। अब मैं जो आपके सामने भाषण के बारे में बोल रहा हूं, वो तो सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के बारे में बोल रहा हूं। आप लोगों को प्रभावित करें, लोगों में बदलाव लाने की कोशिश करें, उसके कारण लोगों में बदलाव आए, इसलिए लोक प्रबोधन के लिए भाषण कला का उपयोग होना चाहिए। ये दृष्टिकोण रखकर मैं ये सब बातें आपके सामने कह रहा हूं। अब सेल्स बढ़ाने के लिए अगर आपका भाषण है तो भाषण का उद्देश्य ही अलग है। अब फिर भी मैं अगर कहूं कि नहीं, वहां भी प्रामाणिकता चाहिए, वहां भी नाटक और ड्रामेबाजी की आवश्यकता नहीं है, वहां भी शोबाजी की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके माल में दम है, जिस चीज का आप सेल कर रहे हो, तो उसकी सच्चाई या केवल बखान कीजिए। झूठी बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरी मान्यता है, हो सकती है। मैंने सेल्समैन कर जॉब किया, उसका मैं उदाहरण आपको दूंगा। मैं घर से भागकर मुंबई आया था, कल्याण में रह रहा था, और आज की जो मिनर्वा टॉकीज है, जहां शोले पिक्चर बाद में लगा था, उसका रिनोवेशन शुरू था। तब मैं 73-74 के दरमियान आया था, 73 के आखिरी में। और उसी के सामने एक मुखर्जी प्रोडक्शन का ऑफिस था, उसी को लगकर हमारी डेट्रोलैक्स इंडस्ट्री, ये मुखर्जी प्रोडक्शन वाले जो मुखर्जी थे, उनका ही वो भाई था। वो केमिकल इंजीनियर था और उसने फैक्ट्री खोल के रखी थी। और वहां सेल्समैन जॉब कर मैं गया। तब मेरा एजुकेशन बहुत कम था, केवल मैं इंटर साइंस पास हुआ था, और साइंस के सेकंड ईयर मैंने ज्वाइन किया था। यानी मेडिकल को प्रवेश मिलता, इंजीनियरिंग को प्रवेश मिलता, उसके बाद में सेकंड ईयर साइंस, और वो छोड़कर मैं भाग के आया था। उसके पीछे का कारण अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैंने बता चुका हूं। और तब मैंने क्या क्या चीजें बेची। मेरा काम इतना था, मैंने ऑर्डर बुक करना है, और जो भी ऑर्डर मैं बुक करूंगा उसके आधार पर मुझे 25% डायरेक्टली कमीशन मिलेगा ऑन द डिलीवरी, अगर लोगों ने वो बातें एक्सेप्ट की तो। जो मेरे सेल्स टीम का प्रमुख था, उसने मुझसे कहा कि तुम मराठी हो तो हिंदू कॉलोनी में जाओ। मिडिल क्लास हिंदू कॉलोनी में गया, कम से कम 50 घरों में गया होगा। 50 में से 45 घरों के डोर्स मेरे मुंह पर स्लैम किए गए, खोले फटाक से। अब सेल्समैन हर जगह जाते थे, सेल्समैन की यही इज्जत होती थी। उस दिन मैं केवल एक ऑर्डर बुक कर पाया 4 रुपए की, यानी मेरे पूरे दिन भर की 50 घरों में जाने की कमाई कितनी हुई? 1 रुपया। फिर दूसरे दिन मैंने तय किया कि शायद पारसी कॉलोनी पास में ही है, दादर में। पारसी कॉलोनी में गया, आज थोड़ा बहुत जल्दी गया।
ऐसे समय निकाल कर गया कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे काम करना है। यहां मैंने करीबन 100 घरों में गया। यहां डोर स्लैम करने का प्रमाण कम था, लोग थोड़ा इज्जत से बात करते थे, लेकिन पूरा दिन का मेरा सेल हुआ 10 रुपए का, यानी मेरी कमाई हुई 2.5 रुपए की। अब उस जमाने में 1973 में 2.5 रुपए भी बहुत बड़ी रकम थी। फिर मैं रोज जाता आता था। फिर 2 दिन मैंने काम ही नहीं किया, क्योंकि ये मुझे बहुत कम सक्सेस लगा। मेरा जो टीम लीडर सेल्समैन था, सेल्स मैनेजर बोलिए उसको, कुछ भी बोलिए, वहां काम करने वाले ज्यादातर लोग फिल्मों में काम करने वाले थे, जो छोटे मोटे रोल फिल्मों में ढूंढते रहते और सेल्स का जॉब कर कर पैसे कमाते। मैं एक ऐसा था जो घर के से भाग के आया था और जिसको कोई फिल्मों में रुचि नहीं थी। जाते आते मैं देखता था सिंधी कॉलोनी ठाणा के, वहां गया, मैं थोड़ा बोलने लग गया था, तरुण शांति सेना में काम करने लग गया था, लोगों को पटाने लग गया था। शायद उस टेक्निक का मैंने उपयोग किया। और वहां जाने के बाद में बहुत सी स्त्रियां ऐसी बाहर में बैठी थी, झोपड़पट्टी जैसा एरिया वो, और मैंने कहा कि ये कितना गंदा फर्श है, चलो मैं इसको साफ कर देता हूं। जो फर्श साफ करने का डेट्रोलैक्स था वो डाला, मैंने खुद साफ करना शुरू किया, उन्हीं से कपड़ा मांगा। सब स्त्रियां वहां इकट्ठा हो गई बड़े पैमाने पर। देखते देखते कम से कम 50-60 स्त्रियों की भीड़ लग गई और उनके सामने पूरा फर्श साफ कर कर बताया। जो लैट्रिन होता है, टॉयलेट होता है, उसमें फिनाइल डालकर कैसा साफ किया जा सकता है ये बताया। 1 रुपए के फिनाइल की बोतल, 3 रुपए की डेट्रोलक्स की बोतल। धड़ाधड़ मेरा पहले ही दिन बुकिंग हुआ करीबन 200 रुपए का, और जबकि मैंने ज्यादा काम नहीं किया था, केवल 2-3 घंटे काम किया था, और मुझे चाबी मिल गई। उस दिन मैं गया ही नहीं। मैंने कहा आज मैंने बहुत देरी से शुरुआत की है, कल जरा सुबह से शुरुआत करूंगा। दूसरे दिन मैं 10 बजे पहुंच गया, और फिर ऐसे ही झुंड इकट्ठा करते गया, और 2 दिन में मैंने करीबन 500-600 का ऑर्डर दे दिया। सब देखकर दंग रह गए, 600 रुपए की ऑर्डर एक दिन में, यानी 2 दिन हो गए थे वैसे, कैसे पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या है तो 1 रुपए का फिनाइल सबसे ज्यादा, 3 रुपए का डेट्रोलैक्स, बस 2 ही चीजों की। रोजगान टैबलेट्स थी वो 4 रुपए की थी, कॉकरोच के लिए उसके भी ऑर्डर ज्यादा नहीं थे। और मेरी पोजीशन बदल गई वहां पे। मैंने जब टेक्निक बताया तो सब हैरान रहे थे कि इस ढंग से भी सेल किया जा सकता है। अब ये एक्चुअल सेल मैंने मैदान पर किया था, यानी फील्ड पर किया था। और मेरे कपड़े वपड़े आप देखेंगे तो कोई इंप्रेस होने वाले कभी कपड़े में पहनता ही नहीं था। मैं बहुत कैजुअल कपड़े पहनता था हमेशा। तो आप किस ढंग से बात कहते हो, किस ढंग से आप समझाते हो, ये बातें हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। सेल्स में अब जब आप जेन्युइन काम करते हो, सच्चाई के साथ में काम करते हो, कोई झूठ नहीं बोलते हो, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज आप बहुत अच्छे ढंग से बेच सकते हो। सामने के व्यक्ति तक आपके बोलने के शब्दों के द्वारा प्रामाणिकता पहुंचनी चाहिए। इसका मैं उदाहरण दे दूं आपको। जब 600 रुपए की चर्चा हुई, 600 का, जब सब कहने लग गए कि ये 600 का ऑर्डर बुक कर कर लाया है, लेकिन इसकी डिलीवरी नहीं होने वाली है, 200 रुपए की डिलीवरी होगी तो बहुत हो गई। क्योंकि हमेशा 25% ऑर्डर्स वापिस आती थी, ऐसा अनुभव था सबका। तो यहां तो मेरा तो करीबन 60% ऑर्डर्स वापिस आने वाली है, ऐसा मालिक से लेकर सब ठान के बैठे थे। और आपको अचरज लगेगा, 1 रुपए की भी ऑर्डर वापिस नहीं आए, पूरी की पूरी डिलीवरी हो गई। सबके लिए तो बड़ा शॉकिंग था, ये क्या नया तरीका है इसका। सब लोग मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास की तरफ जाते थे, और मैं झोपड़पट्टी में गया। वहां इसकी ज्यादा जरूरत थी, रीजनेबल कीमत थी,
उनका महत्व उनको बराबर ठीक ढंग से मैंने समझाया, और कुछ ही दिनों में मैं सेल्स में टॉप वहां रहने लग गया। अब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था पैसे कमाने में, ज्यादा तक मुझे काम ही नहीं करना था, मैं दूसरे ही उद्देश्य से गया था मुंबई, ये बात अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स के क्षेत्र में भी प्रामाणिकता का बहुत महत्व है, अगर आप प्रामाणिक सेल करना चाहो तो। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि सेल के क्षेत्र में क्या सिखाया जाता है। जो हिमालय में फ्रीज बेचेगा वो सबसे बढ़िया सेल्समैन, मैं इसको अच्छा सेल्समैन नहीं मानता हूं, ये सबसे बढ़िया ठग, ऐसा मैं बोलूंगा। तो मेरा इस क्षेत्र के तरफ देखने का भी दृष्टिकोण अलग है। लेकिन अगर आप प्रामाणिकता से सेल्स के क्षेत्र में जॉब करना चाहते हो और फिर वहां भाषण कला का उपयोग करना चाहते हो, तो वहां भी इफेक्टिवली आप कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे प्रोडक्ट चुनने पड़ेंगे, अच्छी कंपनी चुननी पड़ेगी, और फिर वहां सही माने में आप वो रिजल्ट्स दे पाओगे। झूठी चीजें, झूठे ऐड के साथ में बेचना, ये लंबे समय में कभी भी आपको फायदा देने वाली चीज नहीं होती है, ऐसा मैं मानता हूं, सेल्स के क्षेत्र में भी। और खुद की निर्णय क्षमता कैसे बढ़ाई जाए? मैं जब भी कोई निर्णय लेने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा आत्मविश्वास कम हो रहा है या कम पड़ रहा है, तो ऐसे में निर्णय नहीं ले पाता या निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर जो निर्णय लिया उस एक ही निर्णय पे मन स्थिर कैसे रखें? क्योंकि निर्णय लेते हैं तब उसके बारे में बहुत निगेटिव विचार आते हैं, तो ये मन स्थिर कैसे रखिए, सेकंड सवाल भी कर सकते हैं। अक्षय शेट्टी। अक्षय शेटे, इनका सवाल ऐसा है कि जब मेरे जीवन में कोई भी निर्णय लेने का अवसर आता है तो मैं बहुत अस्वस्थ हो जाता हूं। ये निर्णय लूं, वो निर्णय लूं, ये समझ में नहीं आता है, मेरा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। तो अपने आप को मैं किस ढंग से हैंडल करूं? देखिए, निर्णय लेने के बाद में अगर निर्णय गलत हो गया, इसका हमें हमेशा डर होता है। इसलिए हम में से ज्यादातर लोग निर्णय लेने के लिए डरते हैं, क्योंकि हम गलतियां करने को डरते हैं। अब मैं आपके सामने सवाल पूछूंगा, अगर आप रास्ते से चलते वक्त गिरोगे, पैर फिसल कर गिरोगे, इस डर से आप चलना छोड़ देते, या चलते वक्त मैं पैर फिसले ना इस ढंग से मैं चलूं इसकी कोशिश करते हो? पैर फिसल कर गिर गया, उसके बाद में आप उठते हो, खड़े होते हो, फिर से चलते हो। तो नेचर ने हमको बचपन में ही सिखाया है कि भाई, आप कोई भी चीज करते वक्त हमेशा पहली बार में सक्सेस हो जाओगे, इसकी कभी गारंटी नहीं होती है। फिसलते हो, गिरते हो, फिर खड़े होते हो, फिसलते हो, गिरते हो, फिर खड़े होते हो। ये जीवन की वास्तविकता हमें बहुत शुरुआत में नेचर ने हमारे चलने के दरमियान हमें सिखाया है। वो बात हमेशा हमारे जीवन में हमने याद रखनी चाहिए। मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैंने जानबूझकर अपने जीवन में गलती नहीं करने की है, लेकिन मैं बगैर गलती करते हुए जिंदगी में जी पाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह भी हमने हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए गलती करने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। सबसे पहले यह डर अपने दिमाग में से निकाल डाल। अगर मेरे जीवन में मुझे कुछ करना है तो गलती हो सकती है, जानबूझकर मैं नहीं करूंगा, केयर लूंगा, बिल्कुल गलती न करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है। गलती होगी तो कोई बात नहीं, उसको सुधारूंगा, आगे बढ़ूंगा। भाई, मैदान में तो वही गिरते हैं जो घुड़सवारी करते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं। जंग में तो वही गिरेंगे, घर में सोए हुए लोग तो गिरेंगे नहीं।
वो बात अलग है, वो भी गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारे मन से ये डर निकाल दीजिए कि मेरे जीवन में मैं गलती करूंगा तो क्या होगा, सुधारूंगा, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, भुगतूंगा। ये सबसे पहले अपने आप को समझाइए। इंसान है तो गलती हो सकती है। टू अर्र इज ह्यूमन, ये कहावत। तो इंसान है तो मेरे हाथ से गलती हो सकती है। गलती हुई तो उसको मैं सुधारूंगा, सुधारते जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। ये मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, मेरे जीवन का मोटो होना चाहिए। मुझे हमेशा आगे बढ़ना है। अब रहा सवाल मुझे निर्णय लेने का है, कंफ्यूजन। क्या करना चाहिए? कागज पेन लो। क्या क्या निर्णय ले सकता हूं मैं इस विषय के बारे में? शायद 2 निर्णय ले सकता हूं, कभी कभी 3 निर्णय ले सकता हूं। ए निर्णय है, बी निर्णय है, सी निर्णय है। ए निर्णय अगर मैंने इसके बारे में लिया तो मुझे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है। केवल अभी मैंने ए निर्णय लिया तो इस बारे में सोचिए और सब फायदे पेन डाउन कीजिए। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी पेन डाउन कीजिए। फिर थोड़ी देर अपने आप को शांत कीजिए, 5 मिनट इधर उधर घूमिए, बीच में पानी पीजिए, थोड़ा सा चहलकदमी कीजिए, फिर आकर बैठिए। फिर अगर बी निर्णय लिया तो मुझे क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान होंगे, यह भी पूरी तरह से कागज पर लिखिए। फिर 5 मिनट की गैप लीजिए, चहलकदमी कीजिए, फिर 5 मिनट बाद आकर बैठिए। और फिर अगर मैंने सी निर्णय लिया तो उसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। जब मैं ए के बारे में सोचूंगा तब बी और सी के बारे में नहीं सोचूंगा, जब बी के बारे में सोचूंगा तब ए और सी के बारे में नहीं सोचूंगा। इस ढंग से केवल उस निर्णय पर कंसंट्रेशन कर मुझे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये कागज पर पॉइंट्स लिखिए। तो टोटल चित्र आपके निर्णय के बारे में थोड़ा स्पष्ट होगा। फिर शांति से सोचिए, तीनों आपके अभी आंखों के सामने निर्णय हैं, उनके फायदे भी हैं, उनके नुकसान भी आपके सामने हैं। फिर कौन सा निर्णय लिया तो मुझे सबसे ज्यादा फायदे मिलेंगे, यानी बेहतर होगा निर्णय, कम से कम नुकसान देने वाला होगा, वो निर्णय लीजिए, फाइनल कीजिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। फिर पीछे मुड़कर मत देखिए, जो नुकसान होगा वो सह लूंगा मैं आगे। अनिर्णित अवस्था में ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए। अब कुछ लोग कैसे निर्णय लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के जीवन में, अभी वो तो प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर थे। उनके इतना प्रभावशाली इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं हुए, आज के भी उतने इफेक्टिव नहीं हैं, जिनके हाथ में पूरी तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल था पूरे देश का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी में वो क्षमता थी, लेकिन वो बहुत लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। उनके हाथ में इतनी पावर कभी आई नहीं थी, ली नहीं थी उन्होंने अपने हाथ में, लेकिन इंदिरा जी के हाथ में थी। अब उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं अपने जीवन में कि जिसका पूरे देश पर अच्छा बुरा असर हुआ है। चाहे वो बांग्लादेश युद्ध का हो, चाहे वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का हो, ऐसे कई उन्होंने निर्णय अपने जीवन में लिए। फिर वो अपने पार्टी के प्रेसिडेंट भी थी, पार्टी के बारे में भी उनको निर्णय करने थे। उनके बारे में उनकी जीवनी जिन जिन लोगों ने लिखी है, उनके बहुत नजदीक के लोग थे, उन्होंने सब ने कहकर रखी है कि कई निर्णय इंदिरा गांधी रात के समय मेडिटेशन के बाद में फाइनल निर्णय लेती थी।
रात को 12 बजे 1 बजे उनका उनके खास व्यक्ति को फोन जाता था कि ये निर्णय हमको लेना फाइनल हो गया। कभी कभी वो सुबह जागने के बाद में निर्णय डिक्लेयर करती थी। यानी उनके मन में जो उथल पुथल चलती थी वो मेडिटेशन के बाद में आपकी एंजाइटी टेंशन कम हो जाती है। आप अपने आप को सवाल पूछते हो कि मैंने ए निर्णय लेना चाहिए, बी निर्णय लेना चाहिए, मन में संभ्रम चल रहा है। यह सवाल आप अपने ब्रेन को पूछ रहे हो, और जब ब्रेन शांत होता है तो आज तक आपके ब्रेन में जो भी फीडबैक है, अलग अलग क्षेत्र का आपके ब्रेन में नॉलेज है, आज तक का आपके ब्रेन में जो अनुभव है, उसके आधार पर ब्रेन रिजॉल्व होता है। और जब पूरी तरह से आप एंजाइटी और टेंशन से फ्री होते हो, तब वो रिजॉल्व होने के बाद में अपने आप को महसूस होता है कि यह निर्णय मैंने लेना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने उसको यह भी कहा है कि मेरी आत्ला आवाज, मेरे अंदर का आवाज, वैसे निर्णय लेती थी। यह अंदर का आवाज यानी ब्रेन रिजॉल्व होना और उसने अंतिम निर्णय मान लेना या फिर ले लेना। ब्रेन इस ढंग से निर्णय लेता है, हर एक के जीवन में होता है। उसको इंदिरा गांधी कहती है, यह मेरा आत्ला आवाज, अंदर का आवाज। महात्मा गांधी भी अपने जीवन में ऐसे कई निर्णय लेते थे। उसके बारे में वो कहते थे, ये मेरा आत्ला आवाज है, अंदर का आवाज है। अब ये आत्ला आवाज जो ये महात्मा गांधी का था, महात्मा गांधी जी को मैंने नजदीक से देखा नहीं है, मेरा जन्म ही 1951 का है, लेकिन उनके साथ में काफी रहे नारायण भाई देसाई, जो महादेव भाई देसाई के पुत्र थे, जो गांधी जी के साथ में बड़े हैं, गांधी जी के साथ में खेले कूदे हैं। वहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि गांधी जी हमेशा जो कहते थे आत्ला आवाज, तो सही में गांधी जी को यह आवाज सुनाई देता था, ऐसा उनका कहना है। मैंने बहुत विस्तार से उनके साथ में चर्चा की। तब नारायण भाई देसाई ने कहा कि गांधी जी को सही में आवाज सुनाई देता था और उसको वो अपने अंदर का आवाज बोलते थे। तो ये भी यहां पर वो रिजॉल्व हो जाते थे। ये जो रिजॉल्व होना है कि आपके मन में उथल पुथल चल रही है, आप कोई तो भी निर्णय लेना चाहते हो, और निर्णय लेना चाहते हो तब किसी भी कारणवश आप ए या बी निर्णय नहीं ले पाते हो, तो किसी भी कारणवश अगर आपका मन शांत हो जाए तो आपका माइंड खुद रिजॉल्व होता है और वो निर्णय आपको देता है। ये बड़े बड़े लोगों का तरीका रहा है। इसलिए आप कागज की मदद लीजिए। आपको कागज के मदद के आधार पर अगर लगता है कि बी निर्णय मेरा फाइनल होना चाहिए, मस्त शांति से सो जाइए। सुबह आपका माइंड शायद रिजॉल्व हो जाएगा और कहेगा नहीं, मुझे बी निर्णय मैंने जो लिया है उसी को मुझे एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद में जो भी उथल पुथल आपके मन में आएगी उसको निकाल फेंक दीजिए। मैंने निर्णय लिया है बी, अब वही लेने वाला हूं, उसी को एग्जीक्यूट करने वाला हूं। हां, उसके खिलाफ अगर कोई नई इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है तो ही मैं उसके बारे में फिर से सोचूंगा। यानी जो मुझे जानकारी नहीं थी, अभी मुझे नई जानकारी मिली है कि बी निर्णय लिया तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, तो शायद मैं अपना निर्णय बदलूंगा, अदरवाइज नहीं बदलूंगा, उसी को एग्जीक्यूट करूंगा। फिर गलती हो जाएगी, होगी, नुकसान होगा। गलतियां करे बगैर इंसान जिंदगी में जी नहीं सकता है। हमेशा याद रखिए, गलतियां करने को कभी डरो मत। जो इंसान कुछ करता है वो गलतियां करना स्वाभाविक है।
जो इंसान कभी गलतियां करता नहीं वो जिंदगी में कुछ भी करता नहीं, ये हमेशा याद रखिए। इसका मतलब हमने जानबूझकर गलतियां करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निर्णय तो हमें लेने होते हैं, निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए। ये अपने आप को हमको समझाना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और उस दिशा में चल निकलना पड़ेगा। ये हर एक को करना पड़ता है और जो कर पाता है वो आगे चलते जाता है। नहीं तो चलू ना चलू, चलू ना चलू, इस अवस्था में काफी लोग अटक के रहते हैं। तो कठोर होकर हमको ये निर्णय लेने पड़ते हैं, हर एक को। इसमें कोई भी अपवाद नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। अभी पुलवामा में जो टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 44 सोल्जर्स मारे गए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नाम नहीं दिया है। पुलवामा में जो अटैक हुआ, 44 लोग जो मारे गए हमारे सैनिक, ये टेररिस्ट अटैक के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछा है। ये सवाल का जवाब आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं कि हमने अपनी परिस्थिति, हमारे देश की परिस्थिति इतने बड़े पैमाने पर विचित्र कर कर रखी है कि उसका कोई भी एक सवाल ढूंढना बहुत कठिन है, जवाब भी ढूंढना बहुत कठिन है। हमारी भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रक्रिया में ही इसकी सभी जड़ें हैं। पाकिस्तान अलग बने, भारत अलग बने, क्यों बने, क्या बने? महात्मा गांधी से लेकर हर व्यक्ति ने बहुत कोशिश की कि ये अलग अलग ना हो, लेकिन संभव नहीं था। पाकिस्तान अलग देश बना, भारत अलग देश बना, और तब से ये दिक्कतें शुरू हो गई। उसकी नींव पहले से है हिंदू मुस्लिम द्वेष, लेकिन फिर भी लोगों ने एक साथ जीना सीख लिया था, चलना सीख लिया था। हमारे यहां सबसे बड़ा पहला टेररिस्ट आंदोलन हुआ, वो सिखों का हुआ, पंजाब में हुआ। लेकिन पूरी तरह से ये सिख टेररिज्म हम कंट्रोल कर पाए, और उसके पीछे का शायद ये भी कारण था कि पहले सिखों के बारे में और हिंदुओं के बारे में ऐसी कोई दुश्मनी की परंपरा नहीं थी, इतिहास नहीं था। एक कारण है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, पंजाब ये बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रांत है। खेती के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में पूरे दुनिया से पंजाब में पैसा आता है, और पंजाब में जो टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हुई उसके कारण पूरा पंजाब तहस नहस हो रहा था। और पंजाब तो अमीर है, वहां की खेती भी बाकी किसानों से ज्यादा समृद्ध थी, तभी भी पूरे दुनिया से पैसा आता था, और व्यापार में भी सिख लोग बहुत आगे थे। इसलिए जब उसका असर वहां की अर्थव्यवस्था पर होने लगा, घर घर की अर्थव्यवस्था पर होने लगा, तो धीरे धीरे स्थानिक लोगों का, सिख लोगों का सपोर्ट ये सिख टेररिज्म को होना बंद हो गया, और उसके बाद में सरकार को उसको निपटना बहुत आसान हुआ। और इसलिए पुलिस फोर्स के जरिए और मिलिट्री के जरिए हमने उसको पूरी तरह से निपट डाला। जब से हमारे देश में हमने बांग्लादेश को अलग किया, तब से पाकिस्तान बदला लेने की राह देख रहा है। डायरेक्टली लड़कर तो हिंदुस्तान को जीत नहीं सकता है। पूरी दुनिया में 3 नंबर की मिलिट्री भारत के पास है।
चाइना अमेरिका के बाद में। तो भारत से तो लड़ नहीं सकता है, लड़कर जीत नहीं सकता है। तो 72 के बाद में, यानी जब से बांग्लादेश अलग हुआ है तब से हमेशा बचा हुआ पाकिस्तान, अब उसको आपने आधा काट कर अलग कर दिया। तो कितना बड़ा दुश्मन भारत को मानता होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हो। उसने अलग अलग ढंग से भारत में ये टेररिस्ट एक्टिविटी निर्माण हो इसके प्रयास किए। सिख दंगों में भी और सिख टेररिज्म में भी उनका हाथ था, साबित हो चुका है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम भी बहुत कोशिश की, क्योंकि सबसे बड़ा आधार तो वही हो सकता था भारत में। लेकिन 90 में ये इंसर्जेंसी शुरू हुई कश्मीर में। उसके पहले हमारे जो 7 सिस्टर्स है, आसाम वगैरह एरिया, उस एरिया में ऐसे काफी आंदोलन चलते रहे, लेकिन एक हद से वो ज्यादा बढ़ नहीं पाए, क्योंकि स्थानिक लोगों का एक हद से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए वो बड़ा इशू नहीं बना। इसके पहले से भारत में छुटपुट हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते थे, फिर भी लोग एक साथ जीना सीख लिए थे। 90 में जो प्रयास शुरू हुए बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन के, कश्मीर में छुटपुट बॉम्ब स्फोट होते थे, लेकिन स्थानिक लोगों का बहुत सपोर्ट न मिलने के कारण कोई बड़ी चीज वहां पैदा नहीं हो पाई थी, क्योंकि पूरा का पूरा कश्मीर ही भारतीय टूरिज्म पर खड़ा था, पूरे दुनिया के टूरिज्म पर खड़ा था। और जैसे कोकण में आप हिंदू और मुस्लिमों में फर्क नहीं कर सकते, वैसी अवस्था कश्मीर में भी थी। इतने मिले जुले लोग थे, और पूरे फिल्मों से लेकर हर जगह कश्मीर हमको देखने को मिलता था। लेकिन बाबरी मस्जिद ढहने के बाद में ये पाकिस्तानी टेररिज्म बढ़ाने के लिए एक सबसे सॉलिड कारण मिल गया, पाकिस्तान को भारत में घुसने का, टेररिज्म को सही माने में अंदर घुसाने का। यह हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। अब भारत की देश के शांति से भी ज्यादा महत्व की बात थी क्या बाबरी मस्जिद? यह हमने सोचना चाहिए, क्योंकि आज भी अगर हम अलग ढंग से नहीं सोचेंगे तो इसके बहुत परिणाम हमको भुगतने वाले, पड़ने वाले, और हम भुगतने वाले, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। कितना महत्व दे उसको। उसके बाद में आप सबको मालूम है बंबई में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, बहुत भयानक है। श्री कृष्ण आयोग के रिपोर्ट में उसके पूरे प्रमाण मिलते हैं, जिसके बारे में कोई एक्शन नहीं हुई, चाहे इसका सरकार हो चाहे उसका सरकार हो। फिर उसके बाद में जो केवल एक स्मगलर था, उसका रूपांतरण देशद्रोही में बना, और मुंबई में बॉम्ब स्फोट हुए। उसको अपना धर्म याद आया। उसके पहले उसको अपना धर्म याद नहीं आता था, जब स्मगलर था। सब हिंदू मुस्लिम मिलकर स्मगलिंग और बाकी सब चीजें करते थे। तब वहां भी दो धड़े हो गए, हिंदू और मुस्लिम, बदला लेने के लिए। फिर कितने बड़े बॉम्ब स्फोट मुंबई में हुए वगैरह, बाकी सब आपको इतिहास मालूम है। और तब से हमने पाकिस्तान को भारत के अंदर घुसकर टेररिज्म बढ़ाने के लिए अवसर दिया है, और दिन ब दिन ये अवसर हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसका हल क्या है? पाकिस्तान के साथ में युद्ध करना। यह संभव है? कभी तो भी संभव होगा क्या? पाकिस्तान कोई मामूली देश है? उसके साथ में युद्ध होने का मतलब क्या है? कितने दिन हम युद्ध कर पाएंगे? युद्ध कर कर हम क्या करने वाले हैं? पाकिस्तान को कब्जे में ले सकते हैं आज के दुनिया में?
संभव है? दुनिया में इतिहास में आज तक कभी भी 90,000 सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया था। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया, उनको हमें वापस करना पड़ा, उनके जमीन को वापस करना पड़ा, क्योंकि भारत ऐसा देश है जो पूरे दुनिया से रिश्ता नहीं तोड़ सकता, पूरे दुनिया से रिश्ता तोड़कर जी भी नहीं सकता। अंतरराष्ट्रीय इतने दबाव होते हैं, इंटरनेशनल दबाव बहुत होते हैं, उसको झेल कर उसके सामने न झुकते हुए इंदिरा गांधी ने 1972 का वॉर किया और बांग्लादेश को पूरी तरह से अलग कर दिया। लेकिन उन जैसी इतनी ताकतवान प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान की भूमि अपने कब्जे में नहीं रख सकी, संभव नहीं था उसको। इंटरनेशनल चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसे विचित्र है। ये जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने पाकिस्तान को युद्ध कर कर खत्म कर देना चाहिए, भारत भी उसमें खत्म होने वाला है। ये युद्ध अगर लंबा चला, अभी तक कोई युद्ध हमारा लंबा नहीं चला, लेकिन ये युद्ध अगर लंबा चला तो आज चीन उसके साथ में खड़ा है। चीन चुप बैठेगा, ये संभव नहीं है। अगर चीन खड़ा हो गया तो अमेरिका और रशिया भी चुप बैठेगी, ये संभव नहीं है। हो सकता है भारत ये पूरे आगे के वर्ल्ड वॉर का युद्ध भूमि बन जाए, भारत और चीन। अगर ये हुआ तो हम तो 200-300 साल पीछे चले जाएंगे। इतना बड़ा नुकसान होगा हमारा। तो युद्ध ये तो ऑप्शन नहीं है, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? ये बहुत बड़ी समस्या, इतनी आसान समस्या नहीं है। ये देश के आप प्रधानमंत्री भी बने तो भी इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। इसमें इतने साइकोलॉजी के मुद्दे जुड़े हुए हैं। क्या कश्मीर का क्या उपयोग है इसे भारत को देखा जाए तो? समझो एक ने निर्णय लिया कि कश्मीर को स्वतंत्र किया जाए, चलो आपको जैसे जीना है जियो। भारत कितना पैसा कश्मीर पर खर्च कर रहा है और उसके कारण पूरे भारत में ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए बल मिलता है। तो क्या कभी कोई ऐसा सोचने की हिम्मत कर सकता है कि चलो कश्मीर को हम स्वतंत्र कर दें, कश्मीर की जनता तय करे उनको कैसे जीना है? जैसे हम में कुछ प्रांत दाखिल हुए बाद में, या फिर भूटान को हम जिस ढंग से सुरक्षा देते हैं, नेपाल को जिस ढंग से हम सुरक्षा देते हैं, वैसी सुरक्षा हम कश्मीर को देंगे। बाकी कश्मीर अपना निर्णय खुद ले, भारत का हिस्सा है नहीं है वो खुद ले। ये निर्णय करने की क्षमता कोई किसी में है? उसे देशद्रोही करार दिया जाएगा। यानी चाहकर भी कोई इस ढंग का निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जो हम उल्टे नहीं कर सकते। तो यह निर्णय संभव नहीं है। पाकिस्तान के साथ युद्ध करना भारत का ही बहुत बड़ा नुकसान है। कहने के लिए बहुत आसान होता है युद्ध करना, युद्ध करो वो करना बहुत आसान होता है। आज के ज़माने में युद्ध होने के बाद में जो खर्चे होते हैं, जो नुकसान होता है, वो इतने बड़े पैमाने पर होता है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। और उस कारण देश कितना पीछे चले जाता है, जाने जाती है वो बात अलग है। और ये जाने केवल सैनिकों की नहीं जाती है आज के युद्ध में। आज का युद्ध केवल सैनिकों तक सीमित नहीं होता है।
एटम बॉम्ब का भी उपयोग नहीं किया, तो भाई ऐसे अलग अलग शस्त्र और अस्त्र पैदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान में बैठे बैठे दिल्ली को उड़ाया जा सकता है, और वहां लाहौर और बड़े बड़े शहरों को उड़ाया जा सकता है यहां बैठे बैठे। और ये होगा नहीं है कि युद्ध शुरू होने के बाद में इसकी कौन गारंटी लेगा? कौन पहले पहल शुरू करेगा, कौन बाद में शुरू करेगा? इतना ही फर्क होगा। तो इसके लिए आज के जमाने में जब इतने बड़े दो देश एक दूसरे के साथ में लड़े और कितना नुकसान हो, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। दोनों अणु शस्त्र सज्ज देश है। ठीक है कि अणु का नहीं उपयोग किया, तो भी बाकी भी चीजों का उपयोग हुआ तो भी दोनों देशों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। फिर क्या करें? इसका हल इतना आसान नहीं है। अब ये किया पाकिस्तान ने, बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा भारत का नुकसान किया है, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, ऐसा जैसे हर व्यक्ति को लगता है, मुझे भी लगता है। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो क्या निर्णय ले पाता। हाँ, मुझे अगर चुनाव जीतने हैं तो मैं पाकिस्तान के साथ में युद्ध करने का नाटक कर सकता हूं। 5-6 दिन युद्ध करूंगा, 10 दिन के बाद मैं युद्ध बंद कर दूंगा अपनी ओर से, क्योंकि तब तक अंतरराष्ट्रीय दबाव तो आएंगे। उसमें से तो कुछ भी हल नहीं होने वाला है। आपको बांग्लादेश जैसा आखिरी का युद्ध करना पड़ेगा कि जब तक पूरा का पूरा एक टुकड़ा हम नहीं गिराते थे तब तक बिल्कुल नहीं रुकेंगे, और तब तक तो दुनिया आपको लड़ने देने वाली नहीं है। और समझो लड़ोगे तो पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। तो ये बड़े दिक्कत की चीजें हैं। केवल पॉलिटिक्स कर इसका विचार नहीं किया जा सकता है। चुनाव जीतने के लिए अगर कोई ऐसे इस ढंग से अगर निर्णय लेगा तो बाद में उसको कभी कोई माफ नहीं करेगा, क्योंकि जब वो नुकसान दिखेगा सामने तब पता चलेगा ना। तो इसलिए निषेध करना स्वाभाविक है, जो हम सब ने करना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए, वो भी स्वाभाविक है। हर भारतीय को ऐसा लगेगा, मुझे भी लगेगा, लगता है। लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में जब सोचा जाता तो ये सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट है। कम से कम नुकसान कर भारत का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ऐसा सॉल्यूशन निकालना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। अगर ये आसान होता तो हमने ये मानना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है कि भाई हम केवल प्रामाणिक नहीं है, कुछ पॉलिटिकल लोग भी प्रामाणिक होते हैं। उन्होंने भी ये समस्या सुलझाने की कोशिश प्रामाणिकता से की है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इसकी ये समस्या का हल ही बहुत डिफिकल्ट है। मुझे तो कोई इसका हल नहीं दिख रहा है। हम कुछ उनको सबक सिखाने की कोशिश करेंगे, फिर उनको बढ़ावा मिलेगा ऐसी चीजें करने के लिए, फिर उनको सपोर्ट मिलेगा। एक चीज तो साफ है, अगर कश्मीर में इतनी गरीबी नहीं होती, कश्मीर की अर्थव्यवस्था पंजाब जैसी सशक्त होती, तो कश्मीर में जो हमेशा बल मिलता रहा पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन को और टेररिस्ट एक्टिविटी को, इतना बल नहीं मिलता। अगर इतने सालों में हमने कश्मीर को सही माने में संपन्न बना दिया होता तो शायद इसका जवाब कुछ अलग हमें मिलता। पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा चल नहीं पाई, इसके पीछे का वहाँ का कारण है वहाँ की सशक्त अर्थव्यवस्था, जो शायद दुनिया पर डिपेंड है, दुनिया से पैसा आते रहता है। क्योंकि किसी को भी एक बार अमीर जो आदमी अच्छे ढंग से खाता पीता आदमी हो, वो गरीबी नहीं सह सकता।
और उसके पीछे के कारण अगर उसके ध्यान में आए तो उसको टालने की कोशिश करेगा। इसलिए पंजाब में जो बाद में समर्थन नहीं मिला टेररिस्ट एक्टिविटी को, वैसा कश्मीर में होना संभव हो तभी ये प्रॉब्लम्स रुक सकते हैं, और इसका हल बहुत कठिन है। इतना ही मैं कहूँगा। रहा सवाल इस बात का हमने निषेध करना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, ऐसा हर व्यक्ति को लगता है, वैसा मुझे भी लगता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। भाषण देते वक्त बिल्कुल भी अगर हमने हाथ नहीं हिलाया, ऐसे हाथ वाले नहीं किए, तो फिर भी क्या भाषण प्रभावी होगा? प्रशांत तांबे या ऐसा यानी वेस्टर्न इसमें प्रशांत ने सिखाते भी कि हाथ ऐसे पकड़ के रखो एक ही जगह पर। हाँ, प्रशांत कांबळे, इनका सवाल ऐसा है कि भाषण देते वक्त अगर हमने बिल्कुल हाथ नहीं हिलाए, कुछ नहीं, वैसे ही शरीर को रखा, तो क्या भाषण प्रभावी होगा? देखिए, आप इस ढंग से भाषण देना चाहेंगे तो भी आप दे नहीं पाएंगे। यानी आपने तय किया कि बिल्कुल मैं स्टैंड एंड स्टेडी रहूंगा, बिल्कुल हिलूंगा नहीं और बोलूंगा, तो आप भाषण दे ही नहीं पाओगे। जब आप भाषण देते हो, चाहे आपने हाथ आपने पोडियम को पकड़ कर रखे हैं, इसके बावजूद आपके हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं, शरीर हिलता है बोलने के साथ में। ये नेचुरल एक्टिविटी आपकी बॉडी लैंग्वेज की होती है। शुरुआत में शायद ये नहीं होगा क्योंकि आप बहुत टेंशन में हो, मैं कैसे बोल रहा हूं इसी पर आपका ज्यादा ध्यान है, बोल पाऊं ना बोल पाऊं ये डर आपके मन में है, तब शायद आप इस ढंग से बिल्कुल हिले डुले बगैर बोलने की कोशिश करोगे। लेकिन जैसे जैसे आप एट ईज बनते जाओगे, बोलने के बारे में आश्वस्त होते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करना शुरू कर देगी। इसलिए आप बिल्कुल अपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में सोचिए मत, बोलना शुरू कीजिए। ये एक्टिंग में सिखाया जाता है। एक्टिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने तो केवल 2-3 नाटक में काम किए हैं, लेकिन जो एक पत्रकार कर मैंने काफ़ी इस ढंग के जो वर्कशॉप चलते हैं उनको देखा है नज़दीक से, अटेंड नहीं की लेकिन देखा है। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक्टर का हाथों का क्या करे। उनको सबसे पहले हाथों का उपयोग कैसे करे सिखाया जाता है। उसकी भाषण कला में बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने ऊपर छोड़ दो, आपके हाथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो अपने ढंग से काम करेगी। उसकी चिंता करने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं। ना ही आप अपने हाथ बांध कर बैठो, ना ही आप अपने हाथ को कहीं जकड़ कर रखो। जैसे जैसे आप भाषण में इन्वॉल्व होते हो, वैसे वैसे इन सब चीजों की तरफ अपने आप आपके एक्शन शुरू हो जाते हैं, और वो जो स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल एक्शंस है, वो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। फिर उसके बाद में ज्यादा इफेक्ट निर्माण करने के लिए आपको जो महसूस होगा कि मेरी ये एक्शन ज्यादा लोगों को अच्छी लगी, या फिर मुझे ही ऐसा लगा कि ज्यादा इंप्रेस हो रहा है, मेरा कोई जो एक विचार था या फिर एक आधा पॉइंट था ज्यादा इंप्रेसिव ढंग से जा रहा है, तो शायद फिर आप उसको जानबूझकर रिपीट करो। ये हो सकता है आगे, इसलिए उसकी चिंता मत करो। गो अहेड, बोलना शुरू करो, बॉडी लैंग्वेज अपना अपना देख लेगी। जब हम दोस्तों में किसी विषय पर चर्चा करते हैं, जैसे राजनीति जैसे कंट्रोवर्शियल विषयों पर, ऐसे में किस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए? इनकम ओम इस चैनल से, इनकम ओम इस चैनल से, इनकम ओम इस चैनल से सवाल है कि जब हम दोस्तों के साथ में राजनीति और ऐसी चीजों पर चर्चा करते हैं और अलग अलग मित्र अलग अलग विचार रखते हैं, तो किस ढंग से हम उसमें हिस्सा लें। चर्चा करते समय, जब हम मित्रों के साथ में चर्चा करते हैं, तब उस समय हमेशा हमने याद रखना चाहिए कि मैं अपना मत तो व्यक्त करूंगा, मुझे जो सही लगता है मैं बहुत प्रभावी ढंग से रखने की कोशिश करूंगा,
लेकिन दूसरे व्यक्ति का अपमान न करते हुए, दूसरे व्यक्ति को हर्ट न करते हुए अपने मत में रखूंगा। जैसे मेरा मत मुझे रखने का अधिकार है और वो मत मुझे 100% सही लगता है, इसलिए मैं रखता हूं, तो दूसरे को दूसरे का मत रखने का भी उतना ही अधिकार है और वो मत उसको 100% सही लग सकता है, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। यानी इन शॉर्ट, दूसरों के मतों का आदर करना भी हमने सीख लेना चाहिए, तो ही हमारी चर्चाओं को कोई मतलब होता है। हमारी चर्चाओं में से आगे बढ़ने की गुंजाइश होती है और हमारी मित्रता कायम रहकर भी हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं। जब कभी हम इमोशनल हो जाते हैं ऐसी चर्चाओं में, पॉलिटिकल चर्चा है लेकिन इमोशनल है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति के साथ में, एक प्रधानमंत्री के साथ में, एक पार्टी के साथ में एक आदमी बहुत जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ है कि उसके खिलाफ वो कोई सुनना नहीं चाहता है। अगर सामने के व्यक्ति किसी एक चीज के बारे में बहुत इमोशनल है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उसके साथ में उस बारे में बात ना किए जाए, मित्रता को ज्यादा महत्व दिया जाए। पहला नियम। अब मेरे ऐसे कई मित्र हैं जो मेरे विचारों से बहुत अलग है। अब मेरे एक बहुत नजदीक के मित्र हैं जो सत्य साई बाबा के बहुत भक्त हैं, और मैं सत्य साई बाबा कैसे लोगों को ठगते हैं डे 1 से कहते आ रहा है, वो 1982 से। और मेरा ये मित्र प्राध्यापक है, अपने कमाई का एक हिस्सा वो रेगुलरली सत्य साई बाबा के जो भी संगठन है उनको देता है। नियमित रूप से सत्य साई बाबा के प्रोग्राम कराता है मेरे ही गांव में, और कई लोगों को सत्य साई बाबा के दर्शन को भी ले जाता है। लेकिन फिर भी उसकी और मेरी मित्रता कायम है। कई विषयों पर, वो पत्रकार भी है, बड़ा पत्रकार है, मेरे काम को सपोर्ट करते वक्त वो पत्रकार कर केवल विचार करता है, तब ये नहीं सोचता कि ये मेरे सत्य साई बाबा के खिलाफ का व्यक्ति है। और मैं जब उससे मिलता हूं तो उतने ही प्यार से, उतने ही प्रेम से मिलता हूं जैसे पहले मिलता था। पहले हम मित्र थे, आज भी हमारी मित्रता कायम है। बस जाने अनजाने में मैंने एक शर्त रखी कि सत्य साई बाबा के बारे में, उसके बारे में सामने कुछ बोलने का नहीं, और वो भी कभी वो विषय निकालता नहीं, तो मित्रता कायम है। इसका मतलब अगर वो कोई सभा में उपस्थित है और मैं भाषण दे रहा हूं तो मैं सत्य साई बाबा के बारे में बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट में जब हम मित्र कर मिलते हैं तब तो नहीं बोलते, विषय ही नहीं निकालते, बाकी सब विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। कानून बनने की प्रक्रिया में भी उसने मुझे काफी मदद की, जबकि यह कानून डायरेक्टली चमत्कारों के बारे में लागू होता है। तो एक मित्रता की हमारी जो शर्त होती है वो हमने हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे पॉलिटिकल चर्चा हो, कुछ भी हो। भाई हमारी मित्रता ज्यादा महत्व की है। अगर किसी चीज के बारे में सामने का व्यक्ति इमोशनल है, टची है, तो उसको हम दुखाए नहीं, उसको हम हर्ट करें नहीं। अब रहा सवाल, बाकी मेरे मित्र ऐसे हैं कि जो चर्चा करने के लिए तैयार है, खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है, तब भी मैं एक शर्त रखूंगा कि उसका अपमान ना करूं, उसे हर्ट ना करूं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश ना करूं। अपना मत मैं प्रभावी ढंग से रखूं, वो जब उसका मत कह रहा है वो भी शांति से सुनूं, फिर उस मत में उसने जो भी बातें सामने रखी है उसमें अगर मुझे कोई गलतियां रखती है तो मैं भी रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं इतने एक्सटेंड तक इस चर्चा को नहीं बढ़ाऊंगा कि जिस कारण मेरी और उसकी मित्रता टूट जाए।
ये अगर हमारे जीवन में हम ध्यान में रखेंगे तो इन चर्चाओं से हम समृद्ध भी हो सकेंगे, हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, सामने के व्यक्ति में बदलाव होने की भी संभावना है और हमारी मित्रता भी कायम रहेगी। नहीं तो कभी कभी हमें सामने का व्यक्ति इतना मूर्खतापूर्ण बोलने लगता है कि ऐसा हमको लगता है कि रहा नहीं जा, क्या मूर्खता जैसे बात कर रहे हो तुम्हें कुछ आता नहीं, कुछ समझता नहीं, कुछ पढ़ते नहीं हो, कुछ जानकारी रखते नहीं और फालतू का समर्थन करते रहते हो, ये मुंह से निकल जाता है। और ऐसा कुछ मुंह से निकल गया कि वो आपका मित्र हमेशा के लिए आपसे दूर हो गया। तो हमारी मित्रता ज्यादा महत्व की है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन मेरे विचार अपने हैं, अपने विचारों के बारे में मैं 100% आग्रही हूं, लेकिन दूसरों ने भी ये विचार मानने चाहिए, इसके बारे में मैंने आग्रही होने की आवश्यकता नहीं है। ये संतुलन हमें हमेशा रखना आवश्यक होता है, ये हमने सीखना चाहिए, तो ये हम जीवन में जी पाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे हम अकेले बैठे रहेंगे, अलग विचारों के लोगों के साथ में हमारी मित्रता कायम नहीं रहेगी। इसलिए मित्रता तो को हम महत्व दे, मेरे विचारों को मैं महत्व देता हूं, मेरे जीवन में वो अमल में लाने के लिए मैं बहुत आग्रही हूं, लेकिन मैं दूसरों पर लादता नहीं हूं। उसी ढंग से चर्चाओं में भी मैं दूसरों पर लादता नहीं हूं। ये हमें भूमिका स्वीकारनी पड़ेगी और ये बहुत आवश्यक है हमारे विकास के लिए भी और मित्रों के विकास के लिए भी। एक बार मुझे भाषण के लिए बोला गया था, उसके लिए मैंने बहुत तैयारी की, पर जो प्रोग्राम था वो लेट शुरू हुआ, इसलिए मुझे भाषण देने की चांस ही नहीं मिला, तो मुझे बहुत रोना है। तो मैं ऐसे सेंसिटिव हूँ, तो मैं कैसे खुद को बदलूं? पूजा करके मुंबई से। पूजा मुंबई से, इनका सवाल ऐसा है कि एक बार मुझे भाषण के लिए अवसर मिला, मैंने बहुत तैयारी कर गई, बहुत तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी, लेकिन प्रोग्राम देरी से शुरू हुआ, इसलिए मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला और ऐन वक्त पर अवसर न मिलने के कारण फिर मुझे बहुत रोना आया। मैं बहुत सेंसिटिव हूं, तो क्या करूं? देखिए, आप अपने आप को तो समझा सकते हो, ठीक है मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इस बहाने मैंने तैयारी की, मेहनत की, मैंने अपने मन की तैयारी की, ये तो साध्य हुआ। ये भी आप अपने मन को समझा सकते हो। और कई जीवन में हमारे ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब हम सोचते हैं, तैयारी कर जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो बात वहां नहीं होती है। ठीक है, ये तैयारी जो हमने की है वो तो हमारे काम में आएगी, जब कभी फिर से अवसर आएगा तब बोलेंगे। अब मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? सबसे पहले मैंने अपने आप को समझाया होता कि ठीक है, इनएविटेबल है, कार्यक्रम देरी से शुरू हुआ, सबको बोलने का अवसर देना संभव नहीं था, मैं नहीं थी, इसलिए शायद मुझे नहीं अवसर दिया। इट्स ओके, बाकी लोग सीजन थे, उनको अवसर मिला, लेकिन मैंने तैयारी की, इतनी तैयारी कर आई थी, मैं बोलने के लिए उत्सुक थी। तो ये मेहनत जो मैंने ली है वो तो मेरे साथ में है। ये मैं समझा कर घर आती, और घर आने के बाद में आईने के सामने खड़े होकर मैं इमेजिन करती कि यही हॉल वगैरह वगैरह सब कुछ वो सिचुएशन है, और मैं अपना भाषण दे देती बंद कमरे में। चलो मेरा परफॉर्मेंस हो गया, आज बंद कमरे में हुआ, कल जाहिर तरीके से होगा। हमेशा याद रखिए, मैं ये बात हमेशा सिखाता हूं लोगों को और खुद के जीवन भी अमल में लाते आया हूं। साध्य प्राप्त करने के लिए जो हम मेहनत लेते हैं उसको भी महत्व दीजिए।
केवल अंतिम सक्सेस पर अपने को आपको कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। ये सक्सेस प्राप्त करने के लिए जो मैं मेहनत ले रहा हूं, ईमानदारी से मेहनत ले रहा हूं, उससे काफी मैं सीखता हूं, मेरे व्यक्तित्व का विकास होता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, मेरी योग्यता बढ़ती है। इन चीजों को भी महत्व देना सीखिए। अंतिम रिजल्ट को हमेशा महत्व मत दीजिए। परीक्षा के लिए मैं तैयारी करता हूं, अभ्यास करता हूं, इसको भी महत्व देना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इस ढंग से अगर हम अपने आप को समझाएंगे तो धीरे धीरे आपका जो इमोशनल स्वभाव है उसको भी आप बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर पाओगे, उसमें बदलाव कर पाओगे। और जीवन का ये नया एटीट्यूड है कि मैंने जो कुछ करने के लिए मेहनत ली है उससे मैं सीखी हूं, मेरी पर्सनैलिटी का उसका फायदा मिला है, मेरी योग्यता बढ़ी है, तो आप अपने आप को बढ़ने को ज्यादा महत्व दोगे, ना कि केवल परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस का अवसर तो बाद में भी आएगा, कभी भी आएगा, हम प्राप्त करेंगे, बोलेंगे। इस ढंग से अपने आप को समझाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आप जब भी ये सेशंस लेते हैं तो अंदर से आप शायद बहुत शांत रहते हैं। तो ऐसे भाषण देते हो तो आपकी अंदरूनी मनोदशा अंदर से कैसी होती? इनकम ओम इस चैनल का सवाल ऐसा है कि आप जब भी बोलते हो, भाषण देते हो, तो आप बहुत अंदर से शांत है ऐसा लगता है। तो भाषण देते वक्त आपकी मनोदशा कैसी होती है? देखिए, शुरुआत के दिनों में बहुत अंदर से मैं शांत होऊंगा ऐसा नहीं होगा। मैं भी बहुत इमोशनल था। जाने अनजाने में भाषण में इमोशंस आते थे। और भाषण का परफॉर्मेंस जो आपका होता है 1-2 घंटे का, 3 घंटे का, उस परफॉर्मेंस में आप इतना एनग्रॉस होते हो, इतना अपने आप को निचोड़ लेते हो, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होते हो कि इमोशनली एग्जॉस्ट भी हो जाते हो। और इतना सब मेहनत होने के बाद में अगर अपना भाषण किसी को पसंद नहीं आया, उसके परिणाम अच्छे नहीं मिले, तो बहुत बुरा भी लगता है शुरुआत। धीरे धीरे आप सीजन बनते जाते हो। अब मैं सालों साल बोलते आया हूं, 20-21वें साल से मैंने बोलना शुरू किया। सार्वजनिक क्षेत्र में पहले से था, इसलिए भाषण, बोलना, सिखाना, कॉलेज में तो मैंने केवल 1 साल पढ़ाया, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप 25 साल तक लेते आया हूं। वहां सिखाना लगातार, हमारे शिविर होते हैं वहां सिखाना, भाषण देना, सिखाना, ये लगातार चलता रहा है। तो धीरे धीरे इंसान सीजन्ड बनते जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है। और जब आप अंदर से बहुत शांत रहोगे तभी आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। यानी इमोशंस भी आपके शब्दों में व्यक्त हो, लेकिन आप खुद इमोशनल ना हो। इस ढंग से कोई नाटक न करते हुए, कोई अप्रामाणिकता न करते हुए भी आप अपने आप को इस ढंग से हैंडल कर सकते हो कि मैं इमोशनल बोल रहा हूं, लोग इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन मैं अंदर से इमोशनल नहीं हो रहा हूं। इस ढंग से प्रामाणिक रहकर भी आप अपने आप को हैंडल कर सकते हो, तटस्थ भी हो, इमोशनल भी हो। और मैं जो सिखाते आया हूं, अपने आप के जीवन में अमल में लाने की हमेशा कोशिश करते आया। अपने आप को तटस्थ करना बहुत आवश्यक होता है सभी क्षेत्रों में, इमोशन के क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में। और इसको भारतीय परंपरा में, आध्यात्मिक क्षेत्र में योगिक क्वालिटीज मानी गई है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी ये बहुत महत्व की क्वालिटी मानी जाती है। तो ये क्वालिटी अपने व्यक्तित्व में ढालने की कोशिश करने के कारण वो भाषण के क्षेत्र में भी आना स्वाभाविक है।
कोई भी सीजन्ड वक्ता जो हमेशा बोलता है वो अंदर बाहर से शांत ही होता है, और अपनी बात रखते वक्त जैसी आवश्यकता है, जब मुझे इमोशनल बोलना है तो मैं इमोशनल भी बोलूंगा, जब एग्रेसिव बोलना है तो मैं एग्रेसिव भी बोलूंगा, लेकिन मैं अंदर से एग्रेसिव नहीं बनूंगा। शब्दों में एग्रेशन आएगा लेकिन वो नाटक भी नहीं होगा। यह अभ्यास के आधार पर आप इस ढंग से अपने आप को हैंडल कर सकते हो। मैं इसको हैंडल करने से ज्यादा विकसित करना कहूंगा, क्योंकि आप एग्रेसिवली बोल रहे हैं, अंदर से भी एग्रेसिव हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्रेसिव बोलने के शब्दों में गलतियां हो जाए और जिसके कारण काम बिगड़ जाए। और मेरा काम तो इतना डेलिकेट था कि मेरे हाथ से अगर एक भी गलती हुई तो कई मुर्दे गिर जाए, ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। मैं लोगों को बड़ा भूला भी कहता हूं, उनके बारे में उन पर अटैक भी करता हूं, तो भी उनके बारे में मैं अपमानित शब्द का कभी प्रयोग नहीं आने देता मेरे मुंह में। अगर कोई गलती से शब्द निकल गया तो उसके परिणाम तो केवल मुझे नहीं भुगतने हैं, मेरे पूरे संगठन को भुगतने हैं, कई हजारों कार्यकर्ताओं को भुगतने हैं, तो वो भी जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप इमोशनल बोल रहे हो लेकिन अंदर से इमोशनल नहीं बने हो, एग्रेसिव बोल रहे हो लेकिन अंदर से एग्रेसिव नहीं हो, वीरश्री युक्त बोल रहे हो लेकिन अंदर से आप शांत हो। ये सबका कॉम्बिनेशन करना आपके लिए संभव होता है अभ्यास के आधार पर, वक्ता कर कर और व्यक्ति कर कर विकसित होने के बाद में। शुरुआत में शायद आप इमोशनल होगे, एग्रेशन आपके अंदर भी होगा, उसके कारण गलतियां भी होगी। अब मैं गलतियां तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरी एक गलती यानी कहीं जाने जाना। ऐसा रिलेशन जिस काम में है उस काम में तो गलतियां आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। तो जिम्मेदारी का एहसास भी आपको होता है कि कई जाने मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरे गलती के कारण ये जाने नहीं जानी चाहिए, तो आप ऐसी गलतियां नहीं होने दोगे। तो ये धीरे धीरे आप सीख जाते हो, यानी अपने आप नहीं सीखते हो, आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को समझाना पड़ता है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को प्रोग्राम करना पड़ता है, अनुभव से और ज्यादा अच्छे ढंग से बेहतर बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। और इस ढंग से आप अपनी बात बहुत शांत तरीके से, लॉजिकली और इफेक्टिवली कह सकते हो। हमेशा एग्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। कोई व्यक्ति बहुत चरित्रहीन है लेकिन वो उपदेश अच्छा दे, तो क्या हमको उनके विचारों से केवल मतलब रखना चाहिए? विशाल धोटे। विशाल धोटे, इन्होंने सवाल पूछा कि कोई व्यक्ति बहुत चरित्रहीन है और हमें बहुत उपदेश दे रही है, तो क्या केवल उसके उपदेशों की तरफ हमने ध्यान देना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यह सवाल हमारा पूरा जीवन कवर करता है। हमेशा मैं अपने मापदंडों के आधार पर दूसरों का मूल्यांकन करता हूं। मेरी आदर्श व्यक्ति की कोई कल्पना होती है, एक फ्रेम तैयार होती है, और इस फ्रेम में मैं किसी व्यक्ति को बिठाना चाहता हूं। यह हर व्यक्ति का होता है। जो आदर्श को थोड़ा बहुत महत्व देता है, नैतिक मूल्यों को महत्व देता है, उसके बारे में होता है। शायद मेरे भी जीवन में शुरुआत में हुआ था। मैंने बहुत बड़े बड़े लोग बहुत नजदीक से देखे हैं, जिनको हम कहेंगे कि उनकी ऊंचाई हिमालय से भी बड़ी है। ऐसे व्यक्ति बहुत नजदीक से मैंने देखे। और ये देखते वक्त मेरे ध्यान में आया कि हर व्यक्ति के पैर मिट्टी के होते हैं, यानी हर व्यक्ति एक टाइम में बहुत बड़ा होता है
कुछ चीजों के बारे में, विचारों के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, लोगों के लिए किए हुए काम के क्षेत्र में, और कुछ क्षेत्र में बहुत छोटा भी होता है, आम इंसान जैसे होता है, जिसको हम कहते हैं उसके पैर मिट्टी के हैं, यानी उसके हाथ से भी आम इंसान जैसी गलतियां होती हैं। मैंने कभी किसी पर कोई भी गुण थोपने का, नैतिक मूल्य थोपने का प्रयास नहीं किया। जिस व्यक्ति में जो अच्छा है उसकी तारीफ करो। अगर आपको लगता है तो अपने जीवन में अमल में लाओ। अगर आपको लगता है कि यह ठीक नहीं है, गलत है, तो उसके तरफ ध्यान मत दो, लेकिन उसके आधार पर उस व्यक्ति का मूल्यांकन मत करो। यह मैंने बहुत पहले से अपने जीवन में सीखा है। इसलिए मैं हमेशा कहते आया हूं कि कभी भी किसी को किसी चौखट में, फ्रेम में बिठाने की कोशिश मत करो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। अब एक ये बात है, इसलिए अपनी जो विचारधारा है नैतिक मूल्यों की या फिर आदर्श की, दूसरे पर मत थोपो। अब दूसरा सवाल ऐसा है कि लेकिन इसमें दूसरी बात बहुत महत्व की है, बोले तैसा चाले। जो व्यक्ति जैसा बोलता है वैसे अपने जीवन में उसने चीजें अमल में लानी चाहिए। तो मैं किस व्यक्ति के बोलने को महत्व दूंगा? मैं कोई अप्रामाणिक व्यक्ति को महत्व नहीं दे सकता हूं। मेरे जीवन में मैं हमेशा दो चीजें करता हूं, यह व्यक्ति प्रामाणिक है और अप्रामाणिक है। प्रामाणिक व्यक्ति को मैं हमेशा बहुत कीमत देता हूं, अप्रामाणिक व्यक्ति को मैं पूरी तरह से नकार नहीं देता हूं, लेकिन उसको कीमत नहीं देता हूं। अगर यह व्यक्ति अपने जीवन में कह रहा है, जो चीजें कह रहा है उसके बारे में प्रामाणिक है, तो चाहे वो चरित्रहीन हो, कुछ भी हो, उसने कहा क्या, मैं चरित्र संपन्न हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, यानी चरित्र की अलग अलग व्याख्या होती है। वैल्यू सिस्टम यानी केवल स्त्री पुरुष संबंधों तक मर्यादित नहीं होती है, लेकिन जब हम चरित्रहीन शब्द का उपयोग करते हैं तब हमेशा स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में इसका उपयोग करते हैं। मैं अटल बिहारी जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि वो जीवन भर ब्रह्मचारी नहीं थे, अविवाहित थे, उन्होंने खुद कहा है। मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं। ये कैसा व्यक्ति जो पराई स्त्री से संबंध रखता है उसको नकार दे। अरे उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ढोंग रचा क्या? उल्टा उन्होंने कहने की जरूरत नहीं थी, तब भी कहा प्रामाणिकता से कि मैं तो भाई ब्रह्मचारी नहीं हूं, अविवाहित हूं। अब ये उनकी सोच है, उनको कैसे जीना है ये उनका अधिकार है। उन्होंने अगर किसी पर बलात्कार नहीं किया, किसी के साथ में गलत तरीके से व्यवहार नहीं किया, तो मैं क्यों अपनी विचारधारा उन पर थोपू, किसी के नैतिक मूल्य उन पर थोपू? ये थोपने का मुझे अधिकार किसने दिया है? उनको अपने तरीके से जीने का अधिकार है। तो जो व्यक्ति बड़े बड़े विचार हमारे सामने रख रहा है लेकिन वो प्रामाणिक है, लेकिन स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में उसके अलग विचारधारा है, तो मैं उसका रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि ये आदमी झूठा नहीं है, प्रामाणिक है। अब इसका मतलब उसने झंडा लेकर सबको बताना चाहिए कि भाई मैं, आप समझ रहे वैसा चरित्रवान नहीं हूं, आपके दृष्टि में मैं चरित्रहीन हूं, ये मेरा झंडा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। वो कहीं ढोंग कर रहा है क्या, आपके सामने पेश कर रहा है क्या, मैं वैसे, आप समझ रहे मैं बिल्कुल चरित्रवान हूं, यानी जैसे आप समझ रहे हो वैसे। और कम से कम भारत में जीने वाले लोगों ने तो बिल्कुल इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये जो स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में हमारी नैतिक मूल्य की बात होती है, ये तो भारत के व्यक्ति को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है।
हमारे यहाँ इतनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग इसके बारे में, जैसे आदिम जमाती में, आज के जमाने में, माड़िया समाज में घोटुल परंपरा है, जहाँ जवान लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ में आते हैं, साथ में नाचते हैं, कभी कभी उनमें सेक्स भी हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां अगर 20 लड़के लड़कियां आती है तो हर एक का हर एक के साथ में संबंध आ गया है। यह भी हो सकता है, कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन अगर इच्छा हो तो एक दूसरे के साथ में संबंध भी रख लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, कॉम्पैटिबल है, फिर वो शादी का निर्णय लेते हैं। तो ये डेटिंग की परंपरा जो अमेरिका में है, जिसको हम बहुत चरित्रहीन बात कहते हैं, ये तो हमारे भारत में है। हमारे भारत में एक भाई के साथ में शादी यानी सब भाइयों की पत्नी बन जाती है वो, यानी केवल पांडवों के बारे में हुआ, यह अपवाद नहीं है, यह परंपरा आज भी है हमारे देश में। ऐसी अलग अलग परंपराएं जिस देश में है, वहां पर हमने किसी एक को चरित्रहीन कहना, भाई आपको अधिकार किसने दिया चरित्रहीन कहने का? आपके नैतिक मूल्य आपके पास रखिए, उसने तो नहीं कहा ना। तो ये दूसरी भी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यानी एक तो हम किसी को भी, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी चौखट में बिठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान इंसान होता है, वो गलतियां कर सकता है, उसको गलतियां करने का अधिकार है। बड़े से बड़े इंसान में भी सामान्य बातें होती है। जो अच्छा है उसकी तरफ हमने आदर से देखना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जो अच्छा नहीं उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं दो भेद करता हूं, मैंने आपसे कहा प्रामाणिक और अप्रामाणिक। वो अगर प्रामाणिक है अपनी बातों के बारे में, तो उसके बातों में वजन है, उसको हमने महत्व देना चाहिए, लेकिन कोई बात उस पर थोपनी नहीं चाहिए। तो इसलिए चरित्रहीन वगैरह ये जो शब्द है ना, वो भारतीय परंपरा में बैठते नहीं हैं। जिस भारत में खजुराहो टेम्पल्स है, वात्स्यायन जैसा ऋषि मुनि हुआ है, हमारे मंदिरों में सेक्स के शिल्प लगे हैं, जहां शाक्तपंथीय परंपरा में सेक्स के जरिए मोक्ष प्राप्त करने की धारणा है, कम से कम उस भारत में तो ये बात कहने के लिए हमें अधिकार नहीं है। किस व्यक्ति ने कैसा चरित्र रखना है ये उसका अधिकार है। जब तक वो दूसरे का नुकसान नहीं करता है, दूसरे पर बलात्कार नहीं करता है, दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करता है, तब तक उसके बारे में हमें बोलने का अधिकार नहीं है। ये हमने हमेशा समझ लेना चाहिए। अभी यहां रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।